कहानी के स्टार्टिंग में हमें ड्रामे के मेन लीड किन को दिखाया जाता है, जो कि एक चैनल रियल एस्टेट कंपनी का प्रेसिडेंट है। एक तरह से तो रियल लाइफ का चार्मिंग प्रिंस। इसे पैसे की कमी नहीं है, लाइफ में सक्सेसफुल। पर्सनैलिटी की बात करें तो हॉट एंड हैंडसम, लेकिन साथ में हार्टलेस और डेविल भी। कंपनी में सारे एम्प्लॉयज इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसे हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में परफेक्ट ही चाहिए। दिल का वैसे तो साफ है, बस ऊपर ऊपर से खुद को टफ दिखाने की बड़ी कोशिश करता है। रिसेंटली इसने जो गांव में एक ज़मीन खरीदी थी, वहां पे जापानीज बिजनेसमैन मिस्टर तकाशी के साथ मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करने की कोशिशों में है। मजाल है जो कभी इसे किसी भी काम में टोकने की कोई बात भी कर पाए। अपनी मर्जी से ही सब कुछ अरेंज करता है। इसकी एक फियांसी है निशा, जो कि तकरीबन इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। दोनों ने बहुत जल्दी शादी करने का भी डिसाइड कर लिया हुआ है। इनका एक और बेस्ट फ्रेंड साकुन भी है, जो कि सीक्रेटली निशा को पसंद तो करता आया है, बट उसने अपना लाइफ पार्टनर किन को चूज कर लिया था, तो ये भी उसकी खुशी में खुश कि जो उसकी मर्जी। गांव की डिटेल्स वगैरह साकुन ने किन को दे दी थी कि वहाँ पे तो एक फ्रॉग प्रिंस की कहानी बड़ी मशहूर है और वो लोग स्पेशली लव ब्रिज के पास जाना तो ज़्यादा ही पसंद करते हैं। खैर किन तो इन दकियानुसी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं कि ये क्या मजाक है। अब दूसरी तरफ ही हमें हमारी फीमेल लीड लुक पैक को दिखाया जाता है, जिसे कि हम प्यार से अब पैक बोलेंगे। वो अपनी मम्मी और भाई के साथ मिलके ही गांव में ही होम स्टे पे ही काम करती है। अब गांव के मुखिया की बेटी हंसा तो अपनी मनी की शो ऑफ करवाने के लिए अक्सर इनके पास आ जाया करती है, और इस बात से ये दोनों बहन भाई तो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। नेक्स्ट ही पैड टूरिस्ट को एक लव ब्रिज के पास ही लाई थी और उन्हें फ्रॉग प्रिंस की स्टोरी भी सुना रही होती है। यहीं भी हम हमारे हीरो को भी देखते हैं, जो कि इसकी कहानी में से कीड़े निकाल के इसे बहुत ज़्यादा तंग करता है। ये तो खैर जैसे तैसे करके उसकी बातों को इग्नोर करके बड़ी मुश्किलों से बात को संभाल लेती है, लेकिन थोड़ा सा किन पे गुस्सा भी हो जाती है। आखिर को ये लड़का है कौन। खैर फिर तभी एक कपल को इनवाइट करती है कि लव ब्रिज के पास जाके टैबलेट को बांधो। जब इसका भाई एक फ्रॉग को फेंकता है तो वो खुश के फ्रॉग ने जंप किया, हमारी लव लाइफ बहुत अच्छी जाएगी और हम साथ में ही रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन किन ने तो कैमरा इंस्टॉल किया था, उसे मालूम हो जाता है कि यहाँ पे कोई फ्रॉग गॉड नहीं रहते हैं, ये उनकी ही बनी बनाई स्टोरी है। और बस ये स्टोरी बनाने के पीछे भी गाँव वालों का एक रीज़न था, जो कि हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे जब टूरिस्ट आया करते थे बहुत गंदगी फैलाते थे, सफाई का तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखते थे। फिर अचानक ही इन्हें एक शरारत सूझी थी। इन्होंने फ्रॉग छोड़ के उन्हें डरा के वहां से भगा दिया और ये मशहूर कर दिया कि इस ब्रिज के पास फ्रॉग गॉड रहते हैं, जिन्हें गलत काम तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और लव गुरु भी हैं कि जो ट्रू लव करने वाले कपल इस ब्रिज के पास आते हैं और टैबलेट बांधते हैं, वो फ्रॉग गॉड जरूर जंप करके उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। और इसी वजह से ही उनका गांव तो इसी कहानी को लेके फेमस भी होके रह गया। दूसरी तरफ ही हमें निशा को दिखाया जाता है, जो कि अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए आई थी, लेकिन इस वक्त उसकी हेल्प करने के लिए किन तो मौजूद नहीं होता है, बस साकुन ही था। वो इसकी काफ़ी तारीफ करता है। वेल दोनों ही मिलकर खाना खाते हैं और यहाँ पे किन की जगह पे उससे एक्सक्यूज़ भी कर लेता है कि एक्चुअली में उसे गांव में जाना पड़ गया था ज़रूरी काम के सिलसिले में, सो इस वजह से ही यहाँ पे नहीं आ पाया। ये भी कह देती है कि कोई बात नहीं है। अब टूरिस्ट को इम्प्रेस करने के लिए ना सिर्फ ये लोग यहाँ पे फायर फ्लाइज जलाते हैं, बल्कि इधर मिस्टर ताओ और फिर हमें लुक इनको भी दिखाया जाता है, जो कि लुक पैथ का भाई है। दोनों ही मिलके एक बैट को भी उड़ाने ही लगे थे। अब ये सब कुछ देख के किन को तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये कब तक लोगों को ऐसे ही चीट करते रहेंगे। वेल इनकी असलियत उसने सबको दिखा दी थी कि कैसे तुम लोगों को यहाँ पे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे ही बनी बनाई स्टोरीज सुनाया करते हैं। ये सब कुछ देखते हुए टूरिस्ट तो इन पे काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं कि आखिर आप लोग हमसे ऐसे ही खामखा में मनी छीनने की कोशिश क्यों कर रहे थे, हमने तो यहाँ पे रहना ही नहीं है। बस फिर क्या था, सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं। इसने जो इनकी वीडियो बनाई थी वो तो सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर दी होती है कि इस तरह से तो अब तुम लोग जो भी ये नाटक कर रहे थे ना, सबके सामने एक्सपोज हो ही जाए तो बेहतर होगा। वो इसे कहती भी है कि देखो ऐसी बात नहीं, जैसे कि तुम समझ रहे हो हम लोगों को धोखा दे के यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना फोर्सफुली पैसे ले रहे हैं, अपनी मर्जी से ही तो आते हैं। और वैसे भी ये सारी स्टोरी फैलाने के पीछे हमारा एक रीज़न है। यार वो कहाँ इसकी कोई बात सुनने वाला होता है, गुस्सा करता हुआ वहाँ से चला ही गया था और ये पीछे बस उसे कोसती ही रह जाती है कि आखिर ये खड़ूस इंसान कौन था।
अगले दिन भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि अब हम अपना ये होम स्टे कैसे चलाएंगे यहाँ पे जबकि कोई नहीं आएगा। इसी बीच ही जैसे ही इन मिस्टर ताऊ से कोई बात करने के लिए जाता है तो अचानक ही उसकी नज़र कुछ डॉक्यूमेंट्स पे पड़ जाती है और तभी ये देख के वो एकदम सरप्राइज के आज से कुछ साल पहले ही इन्होंने अपनी कोई लैंड बेच दी थी और इस बारे में किसी को बताया तक नहीं। और तभी अचानक ही इस लैंड के ऑनर की भी कॉल आ जाती है कि हम बहुत जल्दी अपनी ज़मीन आप लोगों से वापस लेने वाले हैं। ये सुनते ही अब मॉम को तो इस पे गुस्सा आ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गई थी कि कम से कम आपको इतना बड़ा फैसला करने से पहले गांव वालों से कोई मशवरा तो लेना ही चाहिए था। अब यहाँ पे अंकल भी थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और इन्हें सब बताने लगे थे कि कैसे आज से कुछ साल पहले यहाँ पे कितनी ज़्यादा कहत साली हो गई थी, तो इसलिए ही अब वो पैसे लेने के लिए ताकि हम लोग सरवाइव कर पाए मैंने अपनी ज़मीन को एक बहुत ही बड़े ग्रुप के यहाँ गिरवी रखवा दिया था और अब वो चाहते हैं कि हमने पैसे उनके पूरे नहीं करके दिए हैं, सो इसलिए उन्होंने अपनी ज़मीन वापस लेनी है। ये सुनते ही अब तो इनकी परेशानी में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है कि वहाँ पे जो हमारी एक पानी की सोर्स है वो भी ख़त्म होकर रह जाएगी। अगर उन लोगों ने आके उस ज़मीन पे कब्जा कर लिया तो हमारा क्या बनेगा। अचानक ही पैथ को आइडिया आता है। वो कहती है कि हम जाके उस कंपनी के ऑनर से बात करेंगे, हो सकता है कि वो हमें कुछ और टाइम दे दे। इस तरह से तब तक हम वो पैसे भी इकट्ठे कर लेंगे, तकरीबन 2-3 साल तो दे ही देंगे। जैसे ही कंपनी में उनसे बात करने के लिए जाते हैं लेकिन किन ने तो साफ मना कर दिया था कि मैंने इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी है। पैथ के दिमाग में फिर से शैतानी आइडिया आता है। वो यहाँ पे लेट जाती है कि ओ नो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और अंकल ताऊ को उसने इशारा कर दिया था कि आप यहाँ से भागी और जाके ऑनर से बात करें। वो भागते तो हैं लेकिन गलती से वो तो रूफ टॉप पे पहुँच आए थे और सारे लोग समझ रहे होते हैं कि जैसे कि बॉस से बात करने की वजह से ही ना वो अब यहाँ पे मरने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बॉस इससे बात करने के लिए नहीं आएंगे वो तो अपनी जान तक ले लेगा। ये सब कुछ तो यहाँ पे खड़ी पैथ ने भी देख लिया था। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वेल यहाँ पे एक आदमी ने इनकी वीडियो बना ली थी और बस यहीं पे लाइव स्ट्रीमिंग होना स्टार्ट हो जाती है और सारे लोग ये बॉस किन को बुरा भला कह रहे होते हैं कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब मजबूरी में उसे भी इन अंकल से बात करनी आनी ही पड़ गई थी। वो इनसे साफ कह देता है कि देखिए मैंने आपसे ज़मीन खरीदी थी और इवन के तब तो आपने फिर मेरा पैसा वापस नहीं किया है, तो इसलिए वो मैंने अपनी ज़मीन वापस लेनी है ना। और वहाँ पे कोई भी ये प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करने वाला था लेकिन अंकल फिर से कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं हमारे गांव का सवाल है, प्लीज़ आप हमसे हमारी ज़मीन वापस ना लें, हमें कुछ टाइम तो दे, मैं ज़रूर आपके जो भी पैसे लिए थे ना वो सारे वापस कर दूंगा। लेकिन ये नहीं मानने वाला होता। अब अंकल ताऊ को भी गुस्सा आ जाता है। वो जैसे इसे धक्का देने लगते हैं तो इसी बीच ही उनका पाँव फिसल जाता है और अनबैलेंस होने की वजह से इससे पहले के नीचे गिरते अचानक ही फिर तभी साकून और किन्नों ने पकड़ लिया और बड़ी मुश्किलों से ही इनकी जान बचाते हैं। अब भी वो नहीं मानने वाला था कि मैंने हर हाल में वो ज़मीन लेनी है। अब उसके हाथ पे भी चोट ही लग गई थी। अब जो भी गलती उसने की थी, कंपनी के रूल्स वगैरह तोड़े थे, फाइन भरने के लिए उसे पुलिस स्टेशन में ही बुलाया जाता है और यहीं पे किन भी आया था। अब जैसे ही पैथ की नज़र उस पर पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करने लगी थी कि तुम लोग आखिर खुद को समझते क्या हो, इतने अमीर हो ना तो अभी हार्टलेस हो और तुम तो वही हो ना जो जानबूझ के टूरिस्ट बन के आए थे और इवन के हमारे गाँव की रेपुटेशन को भी तुमने ख़राब करके रख दिया। किन कहाँ सुनने वाला था कि जो कहती है कहती फिरे और बस इनकी बातों को इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला ही जाता है। जो तो खराबी होनी थी वो तो हो जाती है। अब इसी की वजह से ही इनकी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होकर रह गई थी कि देखिए आपकी वजह से एक बंदा यहाँ पे मरने की कोशिश कर रहा था। अभी तो कि इनको उस बंदे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जिसने कि उस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग की थी। वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं की कंपनी का कोई एम्प्लॉय था। इसलिए उसे जॉब से भी फायर कर दिया होता है कि तुम्हारी अब यहाँ पे कोई जगह नहीं है, समझे तुम। तुमने जो भी किया बहुत गलत काम किया था। और ये कहता हुआ ये तो वहाँ से चला जाता है लेकिन पीछे से वो एम्प्लॉय तो इसे कोसता ही रह गया था कि आखिर डेविल कहेंगे तुम खुद को समझते क्या हो कि जो मर्जी चाहे करते फिरोगे। इसने कहाँ उसकी बातों का बुरा बनाना था। ये तो चला ही जाता है। सारे एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी ज़्यादा घबराए होते हैं कि अगर आइंदा के बाद किसी ने भी इनके रूल्स के खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो समझो वो भी गया इनके काम से। अब वो वाली लाइव स्ट्रीमिंग तो गांव वालों ने भी देख ली थी। जैसे मिस्टर ताऊ वापस हटते हैं तो इन्हें लेके काफ़ी ज़्यादा चिंता में भी लग रहे होते हैं कि देखें आपको उस वक्त ऐसे जान लेने की कोशिश करने की क्या ज़रूरत थी। हम सारे गांव के लोग मिलके कुछ ना कुछ तो कर ही लेते। हम हर हाल में आपका साथ देंगे और ज़रूर रोकेंगे उस मिस्टर को कि वो हमारी ज़मीन आके बिल्कुल भी ना लें।
रात के वक्त ही अब किन बहुत ज़्यादा सोचता है कि आखिर मैं उस ज़मीन का क्या करूं। वो भी अंकल ले आके कितनी ज़्यादा मिन्नतें कर रहे थे, इसलिए बहुत सोचने समझने के बाद ही उसने एक फ़ैसला किया था। वो क्या है हमें फिर थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। लुकिन इन सबको आके वही वाली लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो दिखा रहा होता है कि ये देखें कैसे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हम ज़रूर आप लोगों के विलेज को विज़िट करने के लिए आएंगे। और देखिए अपने विलेज की लैंड को बचाने के लिए ही इन अंकल ने यहाँ पे जान लेने की कोशिश की थी। ये खुश हो जाते हैं कि हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद ही वो जो खड़ूस कहीं का किन है हमें कुछ तो मौका दे ही देगा कि इस तरह से अगर हमें कुछ महीने या फिर तकरीबन 2-3 साल मिल गए तो हम उसके पैसे वापस कर देंगे और वो हमारी ज़मीन हमारे पास ही रहेगी। नेक्स्ट ही हमें किन के एक दुश्मन टीचर को दिखाया जाता है जो कि उसकी राइवल कंपनी का ही सीईओ है। उसी ने ही जानबूझ के ही उस एम्प्लॉय को पैसे दिए थे जिसने कि जाके वो लाइव स्ट्रीमिंग की थी, ताकि इस तरह से उसकी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होकर रह जाएगी और वो जिस प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहा है हो सकता है कि मिस्टर तकाशी वो वाला मुझे दे दे। लेकिन जैसा ये समझ रहा था ना, ऐसा तो खैर कुछ होने वाला नहीं था। सारे शेयर होल्डर्स एक मीटिंग का अरेंज करते हैं और यहाँ पे इस पे थोड़ा बहुत गुस्सा भी करने लगे थे कि अगर तुम्हारे डैड होते ना यहाँ पे, वो कभी भी इस कंपनी की रेपुटेशन को इतना ज़्यादा ख़राब ना करते। ये उनसे अपोलोजाइज़ करता है और ये भी कहता है कि ये जो अभी अभी मसला हुआ है उसको भी मैं हर हाल में हल करके रहूँगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। यहाँ पे अपनी वेडिंग की तैयारी में भी बिजी होता है। नीचे से अपोलोजाइज इसने कर लिया था कि बस थोड़े दिनों की बात है, हम दोनों ज़रूर शादी करेंगे, मैं बस एक काम निपटाने के बाद ही गाँव से वापस आ जाऊँगा। दोनों ही प्री वेडिंग फ़ोटोशूट करवा लेते हैं और इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करने वाला कोई और नहीं बल्कि साकू नहीं होता है। इसने स्पेशली एक डायमंड रिंग ही निशा के लिए बनवा ली थी और उसके बाद ही उस गांव वाला प्रोजेक्ट लेके गांव में ही निकल पड़ता है कि आज तो मिस्टर ताऊ से अपना सारा काम ख़त्म करवाने के बाद ही वापस आ जाऊंगा। अब बंदा जो प्लान करता है कभी कभी वैसा होता ही नहीं है। इसे गांव में देख के यहाँ पे अचानक ही बेचारी पैट तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ये फिर से कोई गड़बड़ी करने के लिए आ गए, कहीं से अभी के अभी अपनी ज़मीन वापस तो नहीं चाहिए। ओ नो, अब हम क्या करेंगे। देर साखुन की कॉल आ गई थी। जैसे ही फ़ोन उठा रहा होता है तो अचानक ही इससे वो वाली रिंग नीचे गिर जाती है और इसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता। इसे देखते ही अंकल ताऊ तो इसके पाँव पड़ जाते हैं कि प्लीज़ मेरी ज़मीन अभी वापस मत ले, हमें थोड़ा सा टाइम और दे दें प्लीज़ प्लीज़। इससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो फाइनली अब ये जो अपना न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेके आया था वो मिस्टर ताऊ के सामने पेश करता है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का टाइम देता हूँ। इस 3 मंथ के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने मेरे पैसे वापस ना किए तो हर हाल में जाहिर सी बात है मैंने तो यहाँ पे आगे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना ही है, इससे ज़्यादा ऑप्शंस मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। पैट ने सारे गांव वालों को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया था कि हमें हर हाल में उस खड़ूस से अपना बदला लेना है और इवन के ये भी कि उससे तो आज जो भी बात हुई ना हम फाइनल कर ही लेंगे। और अचानक इसकी नज़र उसकी गिरी हुई डायमंड रिंग पे पड़ जाती है। अब जैसे उसे देख रही होती है कि तभी ऊपर से कीन आ जाता है कि ये मेरी है और मुझे अभी के अभी वापस करो। अब तभी गाँव वालों को आइडिया आता है। सारे कहने लग गए थे कि अगर तुम्हें ये अपनी रिंग चाहिए जो कि तुम्हारे लिए शायद इम्पोर्टेंट भी है तो उसके लिए तुम्हें हमारी लैंड को वापस कर देना चाहिए। ये सुनते ही वो हैरान, वो ऐसे थोड़ी ना अपनी ज़मीन को इनको देने वाला था। और बस इसी बीच ही पैट और इसके बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और यहाँ पे दोनों ही पानी में गिर गए थे और वो रिंग पानी में गिर जाती है। सो इसलिए वो पैट पे गुस्सा कर जाता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। खैर तभी ऊपर से अंकल ताऊ भी आ गए थे कि तुमने जो भी अब कंडीशन रखी है वो मुझे मंजूर है, चलो कम से कम 3 महीने तो है ना मेरे पास। यहाँ पे ये अपनी उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवा लेता है कि ये अब मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करने वाला हूँ कि हमारे बीच जो भी नाराज़गी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। खैर अब सारा काम ख़त्म करने के बाद ही वो वहाँ से जाने लगा था कि आइंदा के बाद ना मुझे इन लोगों की शक्ल देखनी है और ना ही इस गाँव में वापस आना है। अब किस्मत का लिखा वो थोड़ी ना टाल सकते। अंकल ने इसे बता दिया था कि अभी अभी किन साहब मुझे 3 महीने का टाइम दे के गए हैं। ये थोड़ी सी परेशान तो हो जाती है, ये तो काफ़ी कम अरसा, हम इतने अरसे में इतने सारे पैसे कैसे इकट्ठे कर पाएंगे, बहुत ही खड़ूस है। देखें उसकी वजह से ही आपकी जान जाने वाली थी, उसी ने ही आपको धक्का दिया था ना। अब यहाँ पे मिस्टर ताऊ से कहने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, उस दिन मेरी ही गलती थी, इवन के उन्होंने तो मुझे उस दिन बचाया था। ये सुनते ही अब ये थोड़ा सा गिल्टी फील करने लगती है कि ऐसे ही खामा खामा मैंने उसे बहुत सारी बातें सुना दी थी।
इवन के वो रिंग भी पानी में गिरा दी। सो इसलिए अब अपनी गलती को सुधारने के लिए फ़ौरन से फिर से पानी में जाती है और बड़ी मुश्किलों से उसने वो वाली रिंग ढूंढ निकाली थी कि ये जाके मैं उसे लौटा दूंगी। हो सकता है कि वो अभी इधर से गया ही ना हो। किन जैसे ही जा रहा होता है फ़ौरन से ही उसने साकुन को कॉल कर दी थी कि मेरी फ़्लाइट बुक करवाओ, मैं अभी के अभी वापस आ रहा हूँ। अचानक ही उसकी नज़र पड़ती है कि जैसे कि रोड पे कुछ बंदे ज़ख्मी पड़े हुए हैं। ये उनकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन वो तो गुंडे थे जो कि इस पे अटैक कर देते हैं। ये उनसे भागने की फुल कोशिश करने लगा था। इसी बीच ही इसका सर तो एक लकड़ी से भी टकरा जाता है, लेकिन इसने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। इधर एक गाड़ी की वजह से बेचारी को थोड़ा देर वेट करना पड़ गया था। इसी बीच ही वो वाली डायमंड रिंग नीचे गिर जाती है तो ये उसे उठाने की कोशिश करने लगी थी। मॉम और इन जैसे ही पैथ को देखने के लिए आ रहे होते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आती और अचानक ही उनकी गाड़ी से यहाँ पे किन टकरा गया था और इसी बीच ही वो तो बेहोश हो जाता है। अब वो परेशान के अब हम क्या करें, इसलिए फ़ौरन से पहले तो इसे लेकर जाने ही लगे थे। पैथ जैसे ही वो रिंग उठा के यहाँ पे साफ करने की कोशिश करने लगी थी तो तभी हंसा की नज़र पड़ जाती है। हंसा तो एकदम शॉक्ड ही रह जाती है कि इसके पास इतनी एक्सपेंसिव रिंग आ कहाँ से सकती है। मीन के ज़रूर इसने कहीं से चोरी की होगी। है तो अब जैसे ही घर पहुंचती है तो सामने से एक न्यू मसला क्रिएट हो चुका था। ये बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब हम क्या करेंगे। इन साहब को जैसे ही होश आएगा, जाहिर सी बात है इसने तो हमें जेल ही पहुंचा देना, जितना कि ये खड़ूस बंदा है, ये कभी किसी को तो माफ़ करता नहीं है। ओह नो, इतनी बड़ी परेशानी। वह तभी ऊपर से हंसा मैडम पुलिस को लेके आ गई थी कि मैं जानती हूँ कि पैथ ने वो वाली रिंग कहीं से चोरी की होनी है, वरना कि वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव रिंग तो अफोर्ड कर ही नहीं सकती है। ये बेचारी किन को लेके एक साइड पे छुप गई थी कि कहीं उनकी नज़र इस पे पड़ी ना जाए, वरना जैसे कि हंसा की पर्सनैलिटी है ना, उसने तो सभी को ही खबर कर देनी और इस तरह से पक्के पक्के हम सब जेल में ही जाएंगे। बड़ी मुश्किलों से ही वो अब इसके सामने आती है ऐसी से हुलिये में जैसे कि वो अभी शावर ले रही थी और पुलिस को सारी बात का बताने लगती है कि ये तो एक मेहमान की थी और मैं बस उसे वापस लौटाने के लिए जा रही थी, वरना कि ये मेरी नहीं है। और इवन के इस बात की गवाही तो सारे गांव वाले भी देने लग जाते हैं कि हाँ हाँ वाकई में ऐसी ही बात है। अब ये सुनते ही पुलिस उनसे एक्सक्यूज़ करके वहाँ से जाने लगी थी और फिर तभी जैसे ही देखती है कि किन तो वॉशरूम से बाहर निकल के आ रहा है, इसको तो अब लेने के देने पड़ जाते हैं कि उन्होंने प्लीज़ देख ना ले। इसलिए जैसे ही यहाँ पे उसे रोकने की कोशिश करने के लिए आती है तो बस इसी बीच ही कोइंसिडेंटली इन दोनों की किस भी हो गई थी। ये तो संभल के फ़ौरन से साइड पे ही हो गई थी और यहाँ पे इन्हें अब मालूम होता है कि एक्चुअली में किन की तो अब मेमोरी ही लॉस हो चुकी है, क्योंकि वो इन्हें देखे कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस यही पूछ रहा होता है कि मैं कौन हूँ और तुम लोग कौन हो। यही सब कुछ देखते हुए इन्हें अचानक एक आइडिया आता है कि अगर हमें इस खड़ूस से जान छुड़वानी है और ये इवन के हमारी ज़मीन भी वापस ना ले तो उसके लिए तो हमें फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो इसलिए उसे झूठ बोल देते हैं कि तुम तो हमारे रिलेटिव्स हो और वो भी बहुत दूर के, और यहाँ पे हमें देखने के लिए ही आए थे। इवन के उसका नाम भी इन्होंने चेंज कर दिया था, वो बताते हैं टोनम। वो हैरान तो होता है कि ये मुझे कुछ फैमिलियर सा लग तो नहीं रहा है, लेकिन ये भी कह देते हैं कि हाँ तुम्हारी मेमोरी जो चली गई है तो इसी वजह से ही तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। उसने भी अब इनकी बात पे विश्वास कर लिया था। साकुन को बटलर अंकल के थ्रू पता चलता है कि अभी तक तो साहब घर वापस आए ही नहीं है। वो काफ़ी फिक्रमंद हो गया था। फौरन से ही पुलिस को इत्तला करता और गाँव में आ जाता है और यहाँ पे उसे उसकी गाड़ी तो मिल चुकी थी जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। अब इसे लग रहा होता है कि शायद उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होना है, लेकिन उसकी लाश मिली नहीं है। वो खुद गया तो गया कहाँ पे। अब गांव में जो भी लोग होते हैं उन सबसे ही जाके पूछने लगा था। हीमन के किन की फ़ोटो भी दिखाते हैं कि क्या आपने इस आदमी को देखा है, लेकिन सारे ही मना कर देते हैं कि नहीं, हमें तो नहीं मालूम कि ये कौन है और ना ही हमने इसे देखा है। अगले दिन जैसे ही इन स्कूल जा रहा होता है तो उसके हाथ में कोई हॉट वाटर था और जैसे ही उसकी नज़र इस वक्त इस होलिये में किन पे पड़ती है ना तो वो अचानक ही हॉट वाटर उसकी आंखों में गिरा देता है। वो बेचारा जलन के मारे बुरा हाल। इनके बीच तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट हो चुका था। साकुन ने बाकी सारे घरों में तो पता कर लिया था सिवाय पैथ के घर के। वो जैसे ये वाला सीन देखता है ना तो वो उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है। सो इसलिए ही यहाँ पे बिना झांके हुए वहाँ से चलता बनता है। टीचर को कोई कॉल करके किन की ही खबर बता रहा होता है। इसने भी फैसला कर लिया था कि मैंने भी उसे अपनी लाइफ में हर हाल में आने ही नहीं देना, ना वो होगा और ना ही मुझे कभी बिजनेस में लॉस होगा। हम इस पे थोड़ा सा शक तो कर सकते हैं कि हो सकता है कि किन को मरवाने के लिए इसे नहीं अपने आदमी भेजे होंगे। अब क्या सच में ये है कि नहीं है उसके बारे में तो हमें बाद में पता चल ही जाना है।
इनकी आईज पे मेडिसिन लगाते वक्त पैट तो बहुत ज़्यादा ब्लश भी करने लगती है। आखिर को वो इतना हैंडसम जो था। खैर यहाँ पे तो वो सबके लिए खाना भी बनाता है। इवन के ये भी कहने लगा था कि मुझे बस थोड़ा बहुत इतना याद है कि मुझे खाना बनाना भी आता है। ये सारे सरप्राइज तो होते हैं कि इतना खड़ूस बॉस, हमें यकीन नहीं था कि ये सारे काम भी कर लेता है। खैर अब क्या ही कर सकते थे, अब ये भी उनकी मजबूरी ही थी। फिलहाल तो गांव वालों को भी इन्होंने ना ही बताने का डिसाइड कर लिया था कि किन इस वक्त हमारे साथ रह रहा है, वरना कि वो भी कोई ना कोई तो मसला क्रिएट कर ही देते। अब मॉम के कहने के अकॉर्डिंग ही पैट उसे एक बस स्टेशन के पास ही ला के खड़ा कर देती है कि तुम यहाँ पे बस लेके ना अपना जो भी कंट्री है या जहाँ पे भी रहते थे वहाँ पे वापस चले जाना। इवन के कोई गलत मलत से शहर का नाम भी बता देती है कि तुम वहाँ के रहने वाले हो। बेचारे को टिकट के पैसे भी नहीं देती है और ऐसे ही धूप में खड़ा छोड़ के वहाँ से चली ही गई थी। वो बस इधर ही बैठा रह जाता है। अब उसके पास तो टिकट खरीदने के पैसे ही नहीं थे तो वो कहाँ पे जाता। इधर नीचा वेडिंग ड्रेस में बैठी अब किन के आने का ही वेट करती रह जाती है। आज तो उनकी शादी का दिन था और वो आया ही नहीं। साकुन अब सारे मेहमानों से आके एक्सक्यूज करने लगा था कि किन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, सो इसलिए वो शादी में नहीं आ सका। तो इस तरह से हम बाद में इस शादी का अरेंजमेंट कर देंगे। वो सारे वहाँ से चले जाते हैं और इधर इससे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर को वो बीमार था तो इस बारे में मुझे इसने क्यों नहीं बताया। वो अपना सारा गुस्सा साकुन पे ही निकालती है। वो कह देता है कि एक्चुअली में वो इल नहीं है बल्कि कहीं खो गया है। इवन कि मैं उसे गांव में तलाश करने के लिए गया था, उसकी गाड़ी तो मिली है लेकिन वो खुद मिसिंग है। ये सुनते ही अब निशा को उसकी टेंशन होने लगती है कि वो कहाँ पे जा सकते हैं और वैसे भी उसे कॉल्स पे मिला रहे हैं, वो पिक नहीं कर रहा है। रात को ये लोग अभी किन के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उसकी एंट्री हो जाती है। पहले तो ये लोग डर जाते हैं। वेल तभी एक आदमी आ जाता है कि देखे ये तो ऐसे ही बस स्टेशन पे बैठा हुआ था और इसने मेरी यहाँ पे मदद मांगी थी। इवन के रास्ते में बहुत सारे खाने का सामान भी लिया, उसके सारे के सारे पैसे तो आप लोगों को पे करने पड़ जाएंगे जो कि उन्हें देने पड़ते हैं। और इवन के किन पे गुस्सा भी करने लगे थे। वो कह देता है कि मैं क्या करता, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी तो इसलिए मजबूरी में मुझे वो सब कुछ खरीदना पड़ गया और वैसे भी तुम लोगों ने तो मुझे पैसे ही नहीं दिए थे तो मैं कैसे वहाँ से जाता। खैर अब यहाँ पे बहुत सोचने समझने के बाद ही एज अ सर्वेंट इन लोगों ने इसे अपने पास ही रखने का डिसाइड कर लिया था कि चलो कोई बात नहीं है, हम इसे 3 महीने अपने पास रखेंगे और इसे इस सारी इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे। हो सकता है जब इसकी याददाश्त वापस आ जाए कुछ ना कुछ तो हमारे बारे में सोचेगा कि इस विलेज को हर हाल में डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। अब इसके अलावा तो उनके पास कोई चॉइस ही नहीं बची थी। जैसे ही अपनी ड्रेस चेंज करके आता है तो पैट से पूछने लगा था कि ये मुझे ऐसे ही खाली डिब्बी सी अपने कपड़ों में मिली है, ये भला किसकी रिंग थी, क्या इसमें कोई रिंग थी भी सही कि नहीं। वो थोड़ी देर ही इसे वेट करवाने के बाद ही अब फिर फौरन से ही आ जाती है कि एक्चुअली में तुम ना ये यहाँ पे भूल के जा रहे थे, सो मैंने संभाल के रख ली, ये तुम्हारी है, पता नहीं तुमने किसके लिए खरीदी थी। वो भी फिर अब इसे अपने पास ही रख लेता और सोचने भी लगा था कि ये मतलब मैंने किसके लिए ख़रीदी हो सकती है, मुझे तो अब कुछ याद ही नहीं है। सो फिलहाल तो इस डिब्बी को अपने पास ही संभाल के रख लेता है। निशा को परेशान देख के अब साकुर ने अपने फनी जोक्स से उसे हंसा ही लिया था और ये भी कहता है कि तुम टेंशन मत लो कि इनको बहुत जल्दी मैं ढूंढ के वापस लेके आऊँगा और तुम दोनों की शादी होके रहेगी। वो अब थोड़ा सा रिलीफ फील करती है। किन तो अगली सुबह ही सुबह उठ जाता है और इवन के इनकी जो भी शॉप वगैरह थी उसका सारा काम उसने संभाल लिया था कि आज से मैं आप लोगों की यहाँ पे हेल्प करवाने के लिए आ जाया करूँगा। और तभी हंसा को आते हुए देख के ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये मुसीबत कहीं की। इसने फिर से जाके सबको बता देना है कि किन इधर ठहरा हुआ है, सो इसलिए इसे उससे छुपाने की कोशिश करने लगे थे। वेल अब यहाँ पे हंसा तो फिर से इनसे झगड़ा करने के लिए आई थी और यही कहते हैं कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना। इससे पहले कि मजीद आगे जाती अब जैसे ही इसे रोकने की कोशिश करता है इसी बीच इन दोनों की किस हो जाती है। ये सब कुछ देखते हुए वो एकदम सरप्राइज और बस फिर क्या था दुम दुबा के वहाँ से भाग जाते हैं। इवन के ब्लश भी करने लगी थी। उनके जाते ही बड़ी मुश्किलों से ये अब फिर दोनों ऊपर उठते हैं। वो हैरान तो था कि मुझे छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। वह आगे से पैत ने कोई ना कोई तो बहाना बना ही दिया था। अब इनका पहला प्लान तो फेल होकर रह गया था, सो इसलिए मॉम भी कोई और ज़्यादा आइडिया लगाती हैं और इसे कहने लगी थी कि ऐसा करो कुछ जड़ी बूटियां वगैरह ढूंढने के बहाने से इसे जंगल के बीचों बीच ही लेके चली जाओ और वहाँ पे छोड़ के फिर तुम वापस आ जाना और ये खुद ही कहीं चला जाएगा। इवन को उसे कुछ खाना वगैरह भी दे देती हैं कि अगर ये सर्वाइव ना कर पाए ये खाना खा लेगा और इवन के जो रेंजर्स वगैरह जंगल में फिर रहे होते हैं वो इसे ढूंढ लेंगे और इस तरह से हो सकता है कि ये अपनी शहर वापस चला जाए, इसकी मेमोरी भी वापस आ जाए। उसे भी मजबूरी में इसके साथ जाना ही पड़ गया था। लेकिन वहाँ पर जितनी कोशिश करती है ना कि इसे कहीं पर बिठा
था कि मैं चली जाऊँ, लेकिन ना, वो तो इसका पीछा छोड़ने ही नहीं वाला होता है। इस बात से तो अब इधर पैट बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर रह जाती है कि अब मैं इसका क्या करूँ। मॉम ने तो कहा था कि इसे बस छोड़ के ही आ जाना है, और ऊपर से देखो अभी शाम भी होने वाली है। खैर उसे खुद से दूर करते करते अचानक इसका पाँव फिसल जाता है। वो जो इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, दोनों ही एक बहुत ही ऊंची जगह से धड़ाम से नीचे ही गिरते ही चले जाते हैं। अब तभी इधर ही हमारी नज़र साकुन और निशा पे पड़ती है, जो कि किन को ढूंढते हुए गांव में ही आ चुके थे। पुलिस स्टेशन भी जाते हैं। वो भी कह रहे होते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा ढूंढा, ना तो हमें कोई लाश मिली और इवन कि हमने हॉस्पिटल्स में भी चेक किया, वहाँ पर भी किन का कोई अता पता नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर रह गए थे कि वो कहाँ पर जा सकते हैं। फिर से गांव वालों से पूछते हैं, लेकिन वो भी मना कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, उन्होंने तो किन को अभी तक देखा ही नहीं था सिवाय पैत की फैमिली के। इधर गिरने की वजह से पैत के पाँव पे तो चोट ही लग गई थी। ये बड़ी मुश्किलों से कहीं से पानी लेके आता है और उसके जख्म को साफ करने की कोशिश करने लगा था। थोड़ी देर के बाद जैसे ही वहाँ से जाने लगता है ना, तो ये परेशान हो जाती है कि कहीं वो वाकई में मुझे छोड़ के चला तो नहीं गया। इवन कि मेरा इरादा था उसे यहाँ पे ऐसे ही अकेले छोड़ के जाने का, लेकिन हो सकता है कि मेरे जो प्लान था वो उलट पड़ गया। थोड़ी देर बाद ही वो वापस आ जाता है कि मैं तो यहाँ पे रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा था, लगता है कि हम भटक गए हैं, अब यहाँ से कैसे वापस जा सकेंगे। वो भी परेशान हो जाती है और बस वो इसे सहारा दे के वहाँ से कहीं और स्टे करने के लिए जाने लगा था, या हमें रहने के लिए कोई जगह तो मिल जाए। और फिर चूंकि रात हो चुकी थी, पैट अभी तक वापस नहीं आई होती है। मॉम को तो उसकी बड़ी चिंता हो रही होती है कि पता नहीं मैंने ऐसे ही खामखा में ये प्लान कहाँ से बना लिया था, मेरी बेचारी बच्ची कहाँ पे रुल रही होगी और वो मनहूस मारा उसके साथ क्या करते। अब यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, और इवन के जो खाना मॉम ने इन्हें दिया था वो भी ये लोग तो गुम ही कर बैठे होते हैं। मजबूरी में भूखे पेट इन्हें यहाँ पे सोना पड़ जाता है। मॉम, मिस्टर ताओ और बाकी सारे लोग पैत को ढूंढने की बड़ी कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो तो उन्हें मिलती ही नहीं है। इसलिए फिर मजबूरी में वापस ही चले गए थे कि पता नहीं कहाँ पे रह गए हैं ये लोग। नेक्स्ट डे जैसे ही किन पैट को उठाने की कोशिश करते हैं, इसी बीच काफ़ी दोनों क्लोज भी आ गए थे। अब उससे तो चला नहीं जा रहा होता है, सो इसलिए ये उसे उठा कर ही वहाँ से लेके जाने लगा था। रास्ते में देखते हैं कि ओह नो, अब तो हमें पानी में से चल के भी जाना पड़ेगा। पैट तो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। वो तो फ़ौरन से ही अब अपनी शर्ट उतार के इसके हाथ पाँव बांध देता है कि इस तरह से अब तुम हिलने का नाम भी मत लेना। दूसरी तरफ ही अब हमें किन के कज़न कुराबरी को दिखाया जाता है, जो कि नीचे से पूछने के लिए आया था कि वैसे इतने दिन हो गए, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि किन इल नहीं है? अगर होता तो अब तक तो उसने ठीक भी हो जाना था। मुझे वैसे बता दो कि उसे हुआ क्या है, मैं सच में किसी को भी नहीं बताऊंगा। अब उसे मजबूरी में बताना ही पड़ गया था कि किन कहीं गायब हो गया। हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जब मिल गया तो फिर हम तुम्हें बता देंगे। अब उसने जो तो पूछना था वो तो पूछ ही चुका होता है। ये दोनों भी अब इस पानी को क्रॉस करके वहां से जाने ही लगते हैं कि अचानक ही इसकी नज़र कुछ रेंजर्स पे पड़ जाती है। उन्हें बुला ही रही थी कि फिसल के दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, और इनको वैसे देख के उन रेंजर्स को लग रहा था कि जैसे कि ये रिलेशनशिप में है और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे। अब जहाँ पे कई रेंजर्स इसे लेके जा रहे होते हैं, यहीं पे हमारी नज़र साकुन पे भी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली वो इन दोनों को देख ही नहीं पाया था, और ये दोनों फिर वहाँ से चले ही जाते हैं। मॉम अपनी बेटी को सही सलामत देख के काफ़ी खुश भी लग रही होती हैं। एंड देन जैसे ही उनकी नज़र इधर किन पे पड़ती है तो हैरान कि क्या तुम इसे वहाँ पे छोड़ के नहीं आई हो। खैर अब फिर से मसला बन जाता है। इसे अपनी मॉम से अच्छी खासी डांट तो सुननी पड़ गई थी। अब उसे यहाँ पे स्टे करवाने के अलावा तो इनके पास कोई चॉइस ही नहीं होती है। अब तभी ही ऊपर से सारे गांव की एंट्री हो जाती है कि क्या पैट आप लोगों को मिली, और जैसे उनकी नज़र किन पे पड़ती है तो हैरान कि ये खड़ूस आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर से ज़मीन लेने के लिए वापस आया ना। वो अब इसे सारी बात का बता देते हैं कि कैसे कोइंसिडेंटली इसका एक्सीडेंट हमसे हो गया था। अब इसकी सारी की सारी मेमोरी जा चुकी हैं, सो हमें मजबूरी में से यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो आप लोग भी प्लीज़ किसी को मत बताना, वरना पता है ना कि अगर इसकी सारी मेमोरीज आ गई तो इसने सीधा हमें जेल में ही पहुँचा देना। और वैसे भी हमारे पास अच्छा मौका है, हम इसे गाँव के बारे में बताएंगे, और इन 3 महीनों के अंदर अंदर हो सकता है कि जब इसकी मेमोरी वापस आ जाए तो तब इस गांव को जो ज़मीन इसने लेने का सोचा था वो हमसे ना ले और प्रोजेक्ट भी स्टार्ट ना करे।
वो भी मान जाते हैं कि ठीक है, हम किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएंगे। इधर ही शेयर होल्डर्स मीटिंग का अरेंज कर दिया गया था। अब चूंकि किन गायब है उसके बारे में भी सबको बता दिया जाता है, सो इसलिए सारे मिलकर यही डिसाइड करते हैं कि किन अगर यहाँ पे वापस ना आया तो फिर बस थोड़े दिनों के लिए हमें कुराबरी को ही यहाँ का CEO बनाना पड़ेगा, वही कुछ फैसले लेगा। अब बेचारा साकुन तो उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में उसे फिलहाल तो इसे ही CEO एक्सेप्ट करना पड़ता है। किन ने तो बिल्कुल गांव के जैसे लड़कों का हुलिया ही बना लिया था। वो जैसे ही इसके कुछ ठीक वगैरह कपड़े करने के लिए इसके क्लोज आती है तो यहाँ पे इसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। खैर अब हर काम में वो इनकी हेल्प करवा दिया करता है। अचानक ही आज हंसा की एंट्री हो गई थी। ये उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि बस अभी किन को ना देखे, लेकिन इसकी नज़र तो पड़ गई थी कि वाओ ये इतना हैंडसम सा लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, और पैट से भी पूछती है कि ये तुम्हारा क्या लगता है। फिर वो आगे से बहाना बना देते हैं कि ये तो हमारा बहुत ही दूर का रिलेटिव है, तो कुछ दिन स्टे करने के लिए इधर आया हुआ है। अब जो कुछ इन लोगों ने उसे बताया था ये भी बोल देता है। हंसा ने तो फिर भी इनकी बातों पे विश्वास किए ही नहीं था। लुकिन नोट करता है कि किन को तो साइकिल चलानी ही नहीं आती है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती कहता है कि तुम यहाँ पे बैठो और मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। लेकिन इस बेचारे को तो उसने हाथ पीछे से छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से कि ये मड में गिर गया था और इसका सारा फेस ही ख़राब हो जाता है। और ये देखते हुए इसकी शक्ल देखने वाली यहाँ पे कुछ लोग भी हंसते हुए चले ही जाते हैं कि इसे क्या हो गया। ये अब अपने फेस को वॉश करने के लिए जैसे ही रिवर में आते हैं तो दोनों काफ़ी मस्तियाँ भी करने लगे थे, और इन दोनों को ऐसे मस्तियाँ करते हुए पैट ने भी देख लिया था। वो तो फिर इसे अपने होम स्टे भी लेके आ जाती है कि कैसे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और हम उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। उसे तो इनका सारा इंतज़ाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि यहाँ पे तो आप लोगों ने सफाई का तो ख्याल ही नहीं रखा हुआ है। वो तो इर्द गिर्द ऐसे ही टहलना स्टार्ट कर देता है। ये सब कुछ देखते हुए अब ये भी उस पर गुस्सा करने लगी थी कि अच्छा अगर हमने सफाई का ख्याल नहीं रखा हुआ है तो तुम ही कर दो। अब वो फिर इन्हें मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए कुछ साफ़ सफाइयाँ वगैरह जैसा कि उसे करना आता है वो सब कुछ ही यहाँ पे एकदम चमका देता है। और इस बात को लेके मॉम भी इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं। अब वो तो यही चाहती थी कि ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाएं, लेकिन इस बारे में तो पैट का बिल्कुल भी इरादा नहीं होता क्योंकि वो उस खड़ूस को पसंद नहीं करती थी। खैर इधर ही अब हमें निशा को भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी परेशान होती है कि पता नहीं किन कहाँ पे हम उसे कैसे ढूंढेंगे, और शकुन उसे यकीन दिलाता है कि डोंट वरी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं ज़रूर उसे वापस लेके आऊँगा। खैर इधर गांव में जब भी सब्जियां वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो ये भी उसके साथ ही जाती है, और यहीं पर गाँव वालों इनका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि इन दोनों को साथ में देखे रेंजर्स ने हर जगह पर ये न्यूज़ फैला दी थी कि जैसे कि ये दोनों उस वक्त इंटीमेट थे। इस बात से तो ये बेचारी बहुत ही परेशान होकर रह जाती है कि ऐसे ही खामा में हम पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉम ने तो किन को ही अब अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया था कि हो सकता है कि जब उसकी मेमोरी वापस आ जाए तो वो अपनी सास को थोड़ी ही ना जेल में भेजेगा। इस बारे में मिस्टर ताओ और फिर अपने बेटे को भी बता देती है। उन्हें क्या एतराज़ हो सकता, कह देते हैं कि ठीक है जैसा कि तुमने फैसला कर लिया है। और इन्होंने ना मिलकर एक स्टोरी भी बना ली थी। जैसे ही किन की एंट्री होती है तो उसे बता देते हैं कि देखो कैसे तुम पहले मेरी बेटी के साथ रिलेशनशिप में थे, फिर तुमने उसे चीट किया और उसके बाद देखो तभी से ही तो वो तुमसे अच्छा बिहेव नहीं करती है, तुमसे हर वक्त लड़ती रहती है। ये बेचारा अफसोस करने लगा था कि उन्होंने क्या सच में मैंने उसके साथ इतना बुरा करने का सोचा था। इधर पैट को जैसे ही पता चला था कि मॉम चाहती हैं कि मैं किन को अपना बॉयफ्रेंड बना लूं, तो इससे तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता कि मैं उससे कैसे शादी करूंगी। ये तो फिर अब अपनी होने वाली वाइफ को मनाने के लिए आ गया था कि मैंने पास्ट में, मुझे वैसे कुछ याद तो नहीं है, अगर तुम्हारे साथ बुरा किया है तो मुझे माफ़ कर देना। अब वैसे भी मुझे तुम्हारे कमरे में ही सोना चाहिए क्योंकि अब तो हम कपल बनने वाले हैं ना। वो इसे खुद से दूर करने को बोलने लगी थी और इन पे हंसा ने नज़र रखी हुई होती है। पहले इन्हें साथ में देख कर उसे थोड़ा बहुत तो यकीन हो ही जाता है कि अच्छा तो इसका मतलब सच में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यहाँ पे तो कोई अपनी हड्डी शड्डी भी तुड़वा बैठती है और भाई को लेकर चली ही गई थी। लाइट के अचानक जाते ही ये तो फिर फौरन से किन को हक कर लेती है क्योंकि इसे अंधेरे से डर लगता है। ये काम तो मॉम का था और अचानक ही लुकिन लाइट को ऑन कर देता है कि मम्मी ये आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं, और ये तो फौरन से ही अब इधर किन को साइड पे करके उसकी दुर्गति बना देती है कि तुम तो निकलो ना मेरे कमरे से बाहर, मैंने मना किया था ना कि मेरे रूम में नहीं आना है। ये बेचारा अब फिर अपने वो जो टेंट लगाया हुआ था वहाँ पे आके बैठ जाता है। फिर से उस रिंग को देख यही सोचने लगा था कि क्या ये मैंने
फिर पैट के लिए ही बाय की थी, लेकिन मुझे ये सब कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। क्या मैं पास्ट में बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करता था कि जो मैंने डायमंड की रिंग बाय कर ली। इसने गांव के मुतालिक फिर से कोई पोस्ट कर दी थी कि हम मानते हैं कि हमने कोई रॉन्ग स्टोरी आप लोगों को बताई थी, लेकिन हमारा गांव बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर से कुछ टूरिस्ट इन्हें विजिट करने के लिए आ गए थे, ये उनका बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे होते हैं। अब जैसे ही वो किन के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए कहते हैं तो ये मना कर देती है। ऑब्वियसली सी बात है, नहीं चाहती थी कि इसकी फ़ोटो देख के इसके जो जानने वाले हैं वो इसे फ़ौरन से लेने के लिए आ जाए। अब इसकी मेमोरी वापस आ गई तो फिर पता नहीं हमारा क्या बनेगा, इसलिए से साफ मना कर देती हैं कि तुम अपने कंट्री को ना धोखा दे के ही आए थे यहाँ पे, तो इसलिए अगर तुमने किसी के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने का सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे ये जैसे ही अब कोई कल्चरल डांस करते हुए देखता है तो बस एकदम सरप्राइज का मुझे ये वाला सीन पहले देखा हुआ क्यों लग रहा है, लेकिन फिर भी इसकी मेमोरीज वापस नहीं आती हैं। अब यहाँ पे टूरिस्ट को कुछ ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए उनके लिए कुछ म्यूज़िक वगैरह भी बजाने लगता है और वो वाकई में बहुत ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं, इवन कि इसकी वीडियो भी बना लेते हैं। जैसे ही फायरफ्लाइज जला रहे होते हैं तो ये सब कुछ देख के अब ये पैट पे गुस्सा करने लगा था कि हमें यूं उन्हें धोखे में रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि वो पहले इसे कहा करता था। खैर ये भी मना कर देती है कि देखो ये हम सब सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए कर रहे हैं, वैसे भी इसमें धोखा देने वाली क्या बात हुई, वो लोग तो एंजॉय करते हैं। बट ना, इसने तो पैट को अच्छी खासी बातें सुना दी थी। अगले ही दिन वो इसे ज़बरदस्ती पकड़ के ना सिर्फ टैबलेट बांधती है बल्कि ये भी कहने लगी थी कि देख लेना यहाँ पे फ्रॉग ज़रूर जंप करेगा। और वाकई में एक फ्रॉग जैसे ही जंप करता है तो ये एकदम शॉक्ड इवन के खुश भी हो गया था कि इसका मतलब है कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे, क्योंकि फ्रॉग गॉड ने हमारे लिए ब्लेसिंग भेज दी है। वो तो बस इसे पीछे ही करती रह गई थी। अब जैसे ये गिटार बजाने की कोशिश करता है तो लुकिन से हो नहीं रहा होता, तो वो फौरन से इसकी हेल्प करने के लिए आ गया था। इन दोनों को साथ में ऐसे ही एंजॉय करते हुए देख के पैट तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि चलो ये इधर घुल मिल गया। इधर रोजी मैडम जो कि इनकी एक और फ्रेंड हुआ करती है, वो एक्चुअली में इस पे अपने डोरे डालने की कोशिश कर रही थी। पर ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम निशा को पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें तो मालूम होना चाहिए ना कि वो ऑलरेडी किन की फियांसी है और दोनों ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। ये उसकी कोई भी नहीं बात मानने वाला होता है, उसे उससे दूर रखने की कोशिश करता है। अचानक ही ऊपर से भागते ही निशा आ जाती है जो कि इसे कह रही थी कि ये तो लड़का मुझे बिल्कुल किन लग रहा है, हमें इसे देखने के लिए जाना चाहिए। इसने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी थी कि हम अगर अपने गांव में ये वाले काम करवाएंगे तो इस तरह सा हो सकता है कि वो सक्सेसफुल बन जाए और बस फिर हमारा तो काम आसान ही हो जाएगा। ये अब गांव के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहता था, इसलिए ही अब साइकिल पे डेली ही पूरे गांव को विजिट करने के लिए निकल पड़ता है। उसके यहाँ से जाते ही तभी एंट्री होती है साकुन और नीचा की, जो कि इसे किन की फ़ोटो ही दिखा के कह रहे होते हैं कि हमने इस लड़के को वीडियो में देखा था, ये यहीं पे ही है ना, जल्दी से किन को बुलाओ। ये तो साफ मुकर जाते हैं कि नहीं नहीं, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई होगी, वो तो मेरा भाई था। अचानक ही जैसे ये देखती है कि किन साइकिल पे जा रहा है, फौरन से ही भाग के उसे देखने के लिए आती है, लेकिन सामने से इसकी नज़र लुकिन पे पड़ गई थी। उसको आते देख के ही फौरन से ही अब इसने किन को छुपा लिया था। अब तभी इसके पास भागता हुआ साकुन आता है कि देखो किन को तो साइकिल चलानी आती ही नहीं थी, तो तुम कैसे ये यकीन कर सकती हो कि वो लड़का किन ही था। इसलिए ही दोनों अब वापस चले जाते हैं। अब जो भी इसने प्रोजेक्ट वगैरह बनाया था सारे गांव वालों को दिखाता है कि हमारे लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब इनके यहाँ कोई इवेंट हो रहा था जिसमें कि सारी गर्ल्स ने ही डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था, और इस बारे में ये तो किन को भी बता रही होती है और काफ़ी खुश भी लग रही थी कि तुम ज़रूर मेरे हक में ही वोट दोगे ना, क्योंकि ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। तनीशा बहुत अपसेट होती है और उसे हंसाने की तो यहाँ पे ये भरपूर कोशिश करता है। उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि मुझे क्या चीज़ें पसंद है क्या नहीं है, उसके बारे में किन से ज़्यादा तो यही जानता है। रात के वक्त ही ये पैट को रिंग पहनाने की कोशिश करता है कि मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा लव करने लगा हूँ, लेकिन फ़ौरन से वो हाथ पीछे कर लेती है कि ये रिंग मेरे लिए नहीं थी, बल्कि शायद तुम किसी और के लिए लेके आए थे। वो भी अभी हार नहीं मानने वाला होता कि ये मैं तुम्हें ज़रूर पहना के रहूँगा। दूसरी तरफ कुराबरी और टीचर ने ही इन्वेस्टर मिस्टर तकाशी को बुलाया होता है कि क्या किन नहीं है तो उसकी जगह पे हम आपके प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो साफ मना कर दिया था।
टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि किन तो अब बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इधर इन दोनों को साथ में देख के मॉम तो काफ़ी खुश लग रही होती है। इधर ये चाहती थी कि हमेशा किनी इसकी साइड पे रहे, और ये सब कुछ देखते हुए यहाँ पे लुकिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इन दोनों के बीच ही अब फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे इन्होंने एक दूसरे के यहाँ कंपटीशन करने का डिसाइड कर लिया था कि देखते हैं कि किन तुम्हारी साइड पे होता है कि मेरी बहन की साइड पे। दूसरी तरफ निशा की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। साकुन उसका अच्छे से ख्याल रखता है। इनकी फ्रेंड रोजी को भी दिखाया जाता है, वो फिर से इसे चिपकने की कोशिश कर रही होती है और ये उसे खुद से दूर कर देता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहा करो। ये फिर से उस पर अपना ही रूप जमाने की कोशिश करने लगी थी कि निशा कभी भी तुम्हें तवज्जो नहीं देगी, तो फिर तुम उसमें क्या तलाश करते हो। और वैसे भी वो दोनों अब शादी करने वाले हैं और ये सारी बातें निशा ने सुन ली थी। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इवन के वो तो यही समझ रही होती है कि शायद इसी वजह से ही साकुन किन को ढूंढ ही नहीं रहा है, ताकि पीछे से मेरी और उसकी जोड़ी बन सके। और इस बात का इजहार तो उसके सामने कर भी देती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते थे तो इस बारे में मुझे पहले ही बता देते। ये कह देते हैं कि देखो तुम गलत समझ रही हो, मैं अपने दिल से किन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरा फ्रेंड भी है, इसलिए तुम्हें अब मिसअंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ, लेकिन उसे भी ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। इधर इनका जोरों का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। पहला राउंड तो ये विन कर जाते हैं। सेकंड कोई मटके वगैरह तोड़ने की गेम होती है, जिसमें कि इन दोनों के स्कोर तो बराबर ही हो गए थे। इसके बाद ही इन लोगों ने एक और गेम खेलने का स्टार्ट कर दिया था कि हो सकता है कि इस तरह से अब पक्का हम जीत जाएंगे और किन फिर हमारी टीम में ही शामिल हो जाएगा। अपने भाई को कोई प्लानिंग वगैरह बताने लगती है कि तुमने बस मेरी जोड़ी किन के साथ ही बना देनी है, हम दोनों जंगल में लॉस्ट हो जाएंगे और इस तरह से एक साथ में रहते हुए हमारे दिल की घंटियां तो बज जाएंगी। ये बातें मॉम ने सुन ली होती हैं और उसने पहले ही इसके भाई पेंग को कह के वो चिट्ठियाँ वगैरह चेंज करवा दी थी। सो इस तरह से पैटी अब इसकी पार्टनर बन जाती है, जबकि लुकिन अब हंसा का ही पार्टनर बना था। उसे काफ़ी गुस्सा आता है। अब बस फिर क्या था, इनका कंपटीशन तो यहाँ पे स्टार्ट ही हो जाता है। अब यहीं पे ही हमारी नज़र टीचर पे भी पड़ जाती है। मीन के अब तो वो पक्का हमारे हीरो को मारने के लिए आ गया था कि इससे तो मैं निमट लूँगा। जैसे उनके पीछे पड़ जाता है, शूट वगैरह करता है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर ये कौन बंदे हैं जो कि हमारे पीछे पड़ गए। और इन्हीं बंदों पे ही हंसा और लुकिन की नज़र पड़ गई थी। ये जैसे उनसे भाग के बच के निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं और इनकी कोइंसिडेंटली किस भी हो जाती है। फिर से बेचारे अब फिर एक्सक्यूज़ करते हुए वहाँ से भाग गए थे। टी-शर्ट के हाथों फिर हमारी क्यूट सी हीरोइन लग जाती है और तभी हमारा हीरो से बचाने के लिए आ गया था। अब यहीं पे ही हमें कोई फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। ये दोनों बड़ी मुश्किलों से उनसे बच के एक साइड पे आके छुप गए थे और अब इन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा होता कि हम वापस कैसे जाएंगे। वो पूछ लेते हैं कि ये तो कोई किन का नाम ले रहे थे ना, तो मैं तो किन नहीं हूँ, मेरा नाम तो टोनम है। ये कह देती है कि हाँ वो किन मेरे डैड का नाम था ना, तो इसलिए वो मेरे डैड के पीछे ही पड़े हुए हैं, मेरे तभी पीछे आ रहे थे और वैसे भी तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि इस तरह से तुम्हारे दुश्मन भी बन गए होंगे। इधर ये लोग अभी तक परेशान नहीं हो रहे होते हैं कि रात भी हो चुकी है और किन और पैट वापस भी नहीं आए। मीन के आज की रात वो दोनों फिर से गुजारेंगे, लेकिन इस बार मॉम को अपनी बेटी की टेंशन नहीं होती है। और यहीं पे एंट्री होती है साकुन की, जो कि हेड चीफ से पूछ रहा था कि क्या मैं आज की रात यहाँ पे स्टे कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो किन को तलाश करने के लिए आया था। लेकिन हेड चीफ मना कर देते हैं कि नहीं यहाँ पे तो हमारे होम स्टे में जगह नहीं है, तो इसलिए तुम कहीं और पे चले जाओ। ये बेचारा भी रिवर साइड पे ही अपनी गाड़ी को लेके आ गया था। इन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख तो लग रही होती है, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो बस ऐसे आपस में बहस वगैरह करने के बाद ही यहीं पे ही सो जाते हैं। अगले दिन जैसे इनकी आँख खुलती है तो अपने सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा सीन देख के काफ़ी खुश होते हैं और फ़ोटोज़ भी क्लिक करने लगे थे कि हम जो जाके अपने पूरे गांव वालों को भी दिखाएंगे, वो कितना ज़्यादा खुश होंगे ना। और वैसे भी टूरिस्ट तो इस जगह पे ज़रूर विज़िट करने के लिए आ जाया करेंगे। ये दोनों फिर फाइनली अब अपने घर वापस आ जाते हैं। हंसा तो काफ़ी खुश लग रही थी कि शुक्र है कि किन वापस आ गया। क्या यहाँ पे मॉम फिर से पूछ रही होती है कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं था। ये मना कर देती है। अब फिर से कोई ना कोई तो कोई प्लान बना ही रहे होते हैं। इन्हें तो लग रहा था कि किन के दुश्मन तो हैं ही यहाँ पे, तभी तो वो उसे मारने की कोशिश कर रही है। और वैसे भी ये कितना रूड किस्म का बंदा था ना, तो दुश्मन बनाना तो इसके बाएं हाथ का खेल होना है। हमें हर हाल में इसे इसके दुश्मनों से बचाना है, चाहे जो भी है, रहता तो हमारे पास ही है।
इधर हम निशा जैसे ही जा रही होती है तो अचानक ही एक बाइक से उसकी टक्कर हो गई थी और रास्ते में ही हंसा की मुलाकात तो साकुन से हो जाती है। कहती है कि चलो मैं तुम्हें हेड चीफ से मिलवाने के लिए लेके जाती हूँ। वो भी इसे अपनी गाड़ी में लेके वहाँ पे लेके आ तो जाता है, लेकिन अचानक जैसे ही इसे मालूम होता है कि निशा के पाँव को फ्रैक्चर हो गया तो बस फिर क्या था, यहाँ पे उसकी नज़र किन पे नहीं पड़ती है। फौरन से उसे देखने के लिए हॉस्पिटल में आ जाता है और उसे ये भी कहने लगा था कि तुम वापस चली जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे रह के तुम्हें मजीद फिर से कोई ट्रबल को फेस करना पड़े। इसने अब जो भी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि जो भी इसकी प्लानिंग होती है सारे गांव वालों को बताता है कि मैं ज़रूर आपके गांव को सक्सेसफुल करके रहूँगा। हंसा कह देती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं भी इसमें पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने डैड से बात करूँगी। दिन ब दिन अब किन और पैट भी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आते जा रहे होते हैं। इन लोगों ने अपनी गाँव की फ़ोटोज़ जो कि नहीं क्लिक की थी वो पोस्ट कर दी होती हैं। अब मज़ीद विजिटर्स आएंगे, इस तरह से हम पैसे भी इकट्ठे कर लेंगे। इधर निशा की तबीयत ख़राब तो होती है, वो जिस तरह से इसका ख्याल रख रहा होता है तब निशा को तो बहुत ही अच्छा फील होता है। मीन के अब उसके दिल में साकुन को लेके इज्जत और बढ़ गई थी कि वाकई में ये मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, मैं ऐसे ही खामखा में इसे बुरा भला कह दी थी। ये रात को जैसे ही देखती है कि आज तो अपने टेंट में सोने की बजाय कि इधर ही सो रहा है तो वो उसे जैसे ही करीब से देखने के लिए आती है तो अचानक ही इसने अपनी आंखें खोल दी थी। वो घबरा के फौरन से ही वहाँ से भाग जाती है। वेल ये फिर बस उसे पीछे से गुड नाइट ही कहता रहता है। अक्सर ही ख्वाब में इसके ना एक फ्रॉग आया करता है जो कि यही कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा प्रिंस हूँ। ये उससे काफ़ी दूर भागती है कि मेरे नज़दीक मत आना। अब जैसे ही पैट देखती है कि वो फ्रॉग तो अचानक ही किन में चेंज हो चुका है और दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि अचानक इसकी आंख खुल जाती है। ये तो ब्लश करती हुई आ रही थी और इवन के किन को अवॉइड करने की भी कोशिश कर रही होती है, इसलिए एक्सक्यूज़ बना के वहाँ से भागी गई थी। बैठ के जाते ही अचानक ही साकुन यहाँ पे कॉल कर देता है। कोइंसिडेंटली किन ने ही वो कॉल उठाई थी, लेकिन इसकी बातों से उसे पता ही नहीं चल पाता है कि सामने वाला कोई और नहीं बल्कि किन ही है। सो इस वजह से उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। इधर मॉम इसे कपड़े दे रही होती हैं कि रात को मेरी बेटी यही ड्रेस पहन के इवेंट में आएगी और सबसे ज़्यादा प्यारी लगनी चाहिए। और इसने भी डिसाइड कर लिया था कि ठीक है मॉम, आज की रात पक्का पक्का मैं किन को सारी सच्चाई का बता दूंगी, क्योंकि मैं अपना रिलेशनशिप झूठ से स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि हम दोनों के बीच जो लव वाला रिश्ता है बस वही ठीक है। मॉम भी कह देती हैं कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी है। वो तो इसे हर हाल में सपोर्ट करने को तैयार थी। इवन कि उन्होंने अब फिर किन को अपना दामाद भी सिलेक्ट कर ही लिया होता है। इधर ही मिस्टर ताऊ अपने कुछ कपड़े वगैरह लेके इसके पास आते हैं कि ये तुम इन्हें रख लो, रात वाले इवेंट में पहन के आ जाना। वो तो उन्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है कि मैं आपका रिलेटिव भी नहीं हूँ फिर भी आप मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। रात को जैसे ही अब ये कपड़े पहन के आती है तो बहुत ही प्रीटी लग रही होती है। इवन के किन तो पैट से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा होता है। इनका कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। हंसा मैडम ने अपने भाई को हायर किया था कि जाके जो भी फिर सारे फ्लावर्स वगैरह हैं वो ला के मुझे दे देना, क्योंकि मैं ये कंपटीशन जीतना चाहती हूँ। सो इस तरह से वाकई में ये वाला कंपटीशन वो जीत ही जाती है। अचानक ही उसने इधर हमारी क्यूट सी हीरोइन को धक्का दे दिया था और इससे पहले कि वो नीचे गिरती तभी किन ऊपर से आके उसे बचा लेता है। वो इसके लिए जो फ्लावर लाया था वो इवन के इसके बालों में भी सेट उसने कर दिया था और उसे अपना पार्टनर बनने को बोलता है। हंसा का प्लान तो फेल ही हो जाता है और मॉम ये देख के काफ़ी खुश लग रही होती हैं कि शुक्र है कि मेरी बेटी को भी उसका लाइफ पार्टनर मिल ही गया। ये अब फिर उससे अपने लव की कन्फेशन कर लेता है कि मैंने पास्ट में जो कुछ भी किया उसके लिए सॉरी, मुझे कुछ याद भी नहीं है। क्या हम दोनों अपना रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी अभी इससे पहले किसी सारी सच्चाई का बताती या फिर ये उसे रिंग पहनाता। अचानक ही डिस्ट्रिक्ट ने आके यहाँ पे शूट कर दिया था। अब सारे ही लोग इधर तो भागना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन सबके हाथों में तो यहाँ पे गन नहीं होती है। बेचारे बहुत ही परेशान होकर रह गए थे। साकुन जो कि फिर से किन को देखने के लिए आया था और उस पर उसकी नज़र पड़ी जाती है। ये पर्सन तो यहाँ पे किन पे शूट कर देते हैं। अब जैसे ही साकुन उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है तो उसका सर सीधा जाके एक पत्थर से ही टकरा जाता है। इतने में पुलिस डिजिट को पकड़ने के लिए आ गई थी, उसे खुद को ही गोली लग जाती है। इसे ये लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। बेचारी काफ़ी परेशान लग रही होती है। मैं यहाँ पे साकुन कह देता है कि किन अगर इधर था तो तुम लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई है, या आगे से फिर से कोई बहाना बना देते हैं कि वो किन नहीं है बल्कि वो तो हमारा ही एक रिलेटिव टोनम है। खैर वो भी अब क्या ही कहता, चुप कर जाता है। इधर फाइनली इसे होश आ चुका था। वेल यहाँ पे वो भी साकुन से कहने लगा
था कि मेरा नाम टोनम है, किन नहीं है, पता नहीं तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। लेकिन इस दफ़ा उसके एक्सप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रहे होते हैं। इधर टीचर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था उसके बारे में तो साकुन अच्छे से जानता होता है, क्योंकि आखिर को ये बिजनेस राइवल्स हैं। सो बस अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने किन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। फिर इसका भाई और मॉम तो चले गए होते हैं पीछे से, बस यही इसका ख्याल रखने के लिए आज की रात हॉस्पिटल में रुक गई थी। टीचर को किसी ने किडनैप कर लिया था और अगले दिन इस बारे में जैसे ही साकुन को पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान लग रहा होता है कि अब ये तीसरा बंदा कौन है। अब वो कोई और नहीं बल्कि कुराबरी होता है। इवन कि उसी ने ही पहले अपने आदमियों को हायर किया था कि जाके किन को मार दो, लेकिन वो तो अपना काम पूरा कर नहीं पाया। फिर उसने टी शर्ट को फिर साथ में यूज़ करने का डिसाइड किया। अब उसे जब कि सारी सच्चाई का पता चल चुका होता है कि उसका कज़न ही उसका अपना दुश्मन बना हुआ है, तो बस फिर क्या था, वो तो टी शर्ट को भी यहाँ पे मार देता है कि तुम्हारा अंजाम भी यही होना चाहिए और किसी को भी इसकी खबर मिले ही ना। मॉम जैसे ही ब्रेकफास्ट लेके किन के लिए हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो सामने से हैरान कि वो कहाँ पे चला गया, कहीं उसकी याददाश्त वापस तो नहीं आ गई है। और जैसे ही उसे देखने के लिए घर आते हैं तो सामने से उनकी नज़र साकुन पे पड़ जाती है, जो कि वही उसके कहने पे उसे घर छोड़ने के लिए आया था। अब रात के वक्त ये बहुत रिलीफ फील कर रही होती है। इवन कि इसने सोच लिया था कि अब तो पक्का पक्का मैं इससे वो वाली बात कन्फेस कर लूँगी। ये भी पूछ रहा होता है कि तुम उस इवेंट वाले दिन मुझसे कुछ कहना चाहती ना, तो फिर कुछ कह नहीं पाई हो, क्या था वो। बहुत सोचने के बाद ही इसके मुंह में तो सारे वर्ड्स ही ख़त्म हो जाते हैं और उसके जाते ही ये फिर से बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पे हमें ऐसे फील होता है कि जैसे कि किन की ज़रूर मेमोरी वापस आ चुकी है। वाल अगले दिन उसने एक चिट यहाँ पे रख दी थी कि तुम मुझे उस लव ब्रिज के पास ही मिलो। जैसे ही वो उधर आती है दोनों वही वाला फिर टैबलेट को इस किनारे पे बांध देते हैं। वो फिर से पूछने लगा था कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी, मुझसे कर सकती हो। वो यही कहती है कि मैं यही कहना चाहती थी कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, तो क्यों ना हम दोनों अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करें। ये सुनते ही अब किन तो गुस्से में वो वाली रिंग फेंक देता है कि ओ अच्छा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था कि तुम मुझे सारी सच्चाई का बता दोगी, बट ना तुम तो हो ही ये विलेजर गर्ल ना, तुम लोग तो खुद को पता नहीं समझते क्या हो। मुझे धोखा देने की कोशिश की, इवन के सच तक नहीं बताया, यहाँ का सर्वेंट बना कर ही रख दिया। अब तो कभी भी मैं तुम लोगों को तुम्हारी लैंड वापस करूँ ही ना। अब मेरी मर्जी है कि मैं चाहे जो करूँ करता फिरूँ। ये सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि प्लीज़ मेरे गाँव वालों को छोड़ दो, चलो मुझे जो सज़ा देनी है वो दे दो। वो कह देता है कि ठीक है तुम्हारी अपनी मर्जी है। सो उसने इसके सामने अपनी एक कंडीशन रखी थी। अब ये घर आके यहाँ पे मॉम मिस्टर ताओ और अपने भाई को बता देती है कि एक्चुअली में किन की सारी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। उसे बस ये याद है कि उसका नाम किन है, बाकी सारी बातें वो भूल गया हुआ है। अब चूँकि उसने बैंकॉक जाके डॉक्टर को विजिट वगैरह करना है, मीन कि उसने अपना ट्रीटमेंट करवाना है, तो बस ऐसे समझ लो कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं भी उसके साथ ही जाना चाहती हूँ। मॉम ने भी इजाज़त दे दी थी कि चलो ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं रोक तो नहीं सकती। और जाने से पहले वो इमोशनल होकर मॉम को हग भी कर लेती है और फिर फ़ौरन से ही किन के साथ जाने लगी थी, क्योंकि यही तो किन की कंडीशन थी कि इसे उसके साथ ही शहर जाना पड़ेगा। और रास्ते में ही इसका जो भी सामान होता है वो तो फेंक देते हैं कि मेरा भी ऐसे ही गायब हुआ था ना, सो इसलिए तुम भी बिल्कुल तनहा ही मेरे साथ जाओगी। ये बेचारी बस इमोशनल होकर ही रह गई थी। इधर लुकीन और फिर साथ ही साथ हंसा की लड़ाई तो चलती रहती है। दोनों एक जगह पे जैसे ही जा रहे होते हैं तो रास्ते में इनकी नज़र टिशट की लाश पे पड़ जाती है और उसे देखते ही एकदम डर ही गया था कि ओह नो, ये बंदा कौन है। वेल जैसे ये घर पे पहुंचता है तो सामने से ही निशा इसके आने का वेट कर रही होती है। अब जैसे उसकी नज़र इस लड़की पे पड़ती है तो हैरान कि ये कौन है। इसे कह देते हैं कि ये आज से हमारे घर में मेड बन के ही काम किया करेगी, ऐसे समझ लो कि न्यू मेड है। इसको तो रहने के लिए एक स्टोर रूम ही मिला था। खैर नेक्स्ट ब्रेकफास्ट करते हुए समझ रहे थे कि शायद अब हमारा दुश्मन मर गया तो इस तरह से हम आसानी से काम कर सकेंगे, लेकिन रियल में तो ऐसा थोड़ी ना होना था। ये बेचारी जैसे ही अब उन्हें पानी देने की कोशिश कर रही होती है तो अचानक थोड़ा सा निशा के ऊपर गिर जाता है, जिससे कहने लगा था कि अभी के अभी उसकी ड्रेस साफ़ करो और इवन के अपने शूज़ भी इसे साफ़ करवा लेता और अपने पाँव भी। उससे बदला लेके इसे तो काफ़ी खुशी मिल रही होती है कि मेरे साथ भी ऐसे ही किया था ना। बेचारी जैसे इसका रूम ठीक करने के लिए आती है तो फ़ौरन से इस पर गुस्सा करने के लिए आ जाता है कि तुम मेरे रूम में घुसी तो घुसी कैसे, क्या मुझे सेड्यूस करने के लिए आई थी। ये गुस्सा करते हुए चली जाती है कि आखिर को तुम खुद को समझते क्या हो, मैं तो ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। जैसे ही अपने रूम में आती है तो यहाँ पे
अचानक ही इसकी नज़र किन की एल्बम पे पड़ गई थी। उसकी कुछ बचपन की फ़ोटोज़, कुछ फिर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी थी। ये सोचती है कि पहले कितना ज़्यादा क्यूट हुआ करता था और अब देखो बहुत ज़्यादा खड़ूस बन के रह गया, डेविल कहीं का। वेल यहाँ पे बटलर अंकल से समझा रहे होते हैं कि कैसे काम करने हैं। ये भी उन्हें विश्वास दिलाती है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही से कर दूंगी। वेल इसका तो दिल कर रहा होता है कि इसी कैंची से जाके मैं उस खड़ूस का गला दबा दूँ। खैर यहाँ पे अब अचानक जैसे ही सारे लोगों की नज़र किन पे पड़ती है तो एकदम हैरान कि वो शुक्र है कि ये वापस आ गया। रोज़ी भी अपने फ्रेंड को मिलने के लिए पहुँच आई थी। वैसे एक काम तो वो कुराबरी के लिए करती है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी इल्म नहीं होता है। इन लोगों ने नीचे से जान लिया था कैसे, तब किन की सारी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन अब उसकी वापस आ चुकी है। लेकिन हाँ वो अपने घर पे एक और लड़की को लेके आया कि वो अब उसके यहाँ ही काम क्या करेगी। ये हैरान कि वो लड़की गाँव से इधर क्यों लेके आया, उसे तो किसी भी मेड की कोई कमी नहीं थी। ये बेचारी सारा दिन घर के काम करती रहती है। बटलर अंकल भी उसके सर पे खड़े रह गए, सारे काम करवाया करते हैं। ऐसे ही काम करते करते तो बेचारी बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। अब जैसे ही फिर किन का रूम वगैरह सेट करने के लिए आती है तो बेड बना के जैसे ही लेटी थी तो यहीं पे उसकी आंख लग जाती है और तभी एंट्री हो जाती है किन की। वो इसे अपने रूम में देख के हैरान और फ़ौरन से ही जग पानी वाला उंडेल के इसे उठा देता है। तुम इधर क्या कर रही थी? ये अब फिर अपने स्टोर रूम में पहुंच जाती है। अबे भाई मॉम और हंसा से बात तो क्या करती है, लेकिन अभी तक सारी सच्चाई का इसने नहीं बताया था कि वो यहाँ पे सिर्फ मेड बन के ही रह रही है। और फिर इधर इसने तो उसे कह दिया था कि आज से तुम मेरी असिस्टेंट हो, सो इसलिए मेरे साथ ऑफिस के काम के लिए जाया करोगी। बेचारी से जो कुछ भी हो पाता है वो हर मुमकिन करने की कोशिश करती है। यहाँ पे आके फील करती है कि जैसे कि सारे लोग ही इसे बो करके आगे जा रहे हैं। ये सब कुछ देखते हुए इसे बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि ये कोई स्कूल है या फिर कोई ऑफिस है। मतलब कि जैसे हम प्रिंसिपल को यहाँ पे सलाम वगैरह किया करते थे, ये लोग भी इधर ऐसे ही कर रहे हैं। वेल ऑफिस में भी आके उस पर गुस्सा किए जा रहा होता है कि जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ वगैरह वगैरह। अब जैसे ही वो कॉफ़ी लेने के लिए जाती है तो उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो कि बेचारा बेहोश ही हो गया था। ये पहले तो उसे फर्स्ट एड खुद ही देती है और उसके बाद सारे लोगों को कहने लगी थी कि हॉस्पिटल में कॉल करो। जैसे ही हॉस्पिटल में उसे लेके पहुंचती है तो सामने से ही अब किन आ रहा होता है कि देखो तुम खुद को समझती क्या हो, इतना ज़रूरी वो पर्सन था हमारे लिए जिससे कि तुम हमें बिना बताए हॉस्पिटल लेके पहुंच आई। तभी ऊपर से डॉक्टर आ जाते हैं कि शुक्र है कि उस पर्सन को ये लड़की यहाँ पे लेके आ गई थी, वरना पता था ना कि उसकी जान को खतरा हो सकता था। जो कि स्पेशलिस्ट ने फर्स्ट एड दी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मैं अपनी तारीफ सुन के ये खुश हो जाता है और उससे भी कहती है कि देखा मेरे यहाँ पे अगर उसे लाने का कोई ना कोई तो फ़ायदा आप लोगों को हुआ ही है। अब उसकी बुराइयाँ साकुन के सामने कर रही होती है कि वो कितना पोकर फेस है ना, आखिर वो ऐसे कैसे कर सकता है, कितना ज़्यादा खड़ूस है, क्या वो हमेशा से ही ऐसे रहा है। ये उसे बताता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बस ऊपर से ही ऐसी टफ बनने की कोशिश करता है, लेकिन असल में थोड़ी ना है। उसे अब अपनी स्टोरी भी सुना रहा होता है कि मुझे और निशा को किन के डैड ने ही अडॉप्ट किया था, दोनों जल्दी शादी करने वाले और हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। इवन के उसे तो गिटार प्ले करने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था, लेकिन जब उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ उनकी डेथ के बाद ही उसे अपनी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। उसे फिर अपना ड्रीम भी छोड़ना पड़ गया। और ये भी कह देता है कि पता है तुमने वो तो तुम्हारे लोगों की जो भी लैंड है ना गांव में, उस पर भी उसने गिव अप करने का सोच लिया। ये सब कुछ सुनते ही वो अब खुश हो जाती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वो अब ऐसे भी अच्छे काम कर सकता है। वेल अब अपनी बुराइयां तो वो सुन ही चुका था, तो इस बात पे वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। जैसे ये घर पे आती है तो यहाँ पे उस पर गुस्सा भी करने लग गया था। अब उसे टीज करने के अलावा तो इसे कुछ और काम आता ही नहीं है। ये बेचारी अपने रूम में आकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। इधर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर ताओ तो बहुत अरसे से ही अब फिर इनकी मॉम को पसंद करते आए हैं। वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि ये बस उनके हो जाए, लेकिन वो तो हमेशा से इन्हें रिजेक्ट कर दिया करती हैं। इधर इनकी लव स्टोरी भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होती है। वो जैसे ही इसे हंसा को कहता है कि तुम क्यूट हो, तो ये सुनते ही वो ब्लश करती हुई वहाँ से चली ही गई थी। कुराबरी साहब तो अब इसके क्लोज आने की कोशिश करने लगे थे। पैट को भी कहते हैं कि मैंने सुना है कि एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है किन, और वो भी तुम लोगों के विलेज की लैंड पे। वैसे अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो वो मैं हर मुमकिन तुम्हारी कर सकता हूँ। ये तो खैर उसे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती है। अब हमें मिस्टर ताओ को दिखाया जाता है। वो फिर से अपनी लव की कन्फेशन करने के लिए मॉम के पास ही आ चुके थे, लेकिन मॉम तो उन्हें डांट के ही भगा देती हैं कि देखो आइंदा के बाद मेरे करीब आना भी मत। ये भी गिव अप नहीं करने वाले होते। और इन्हें दूर से काम करते हुए देख के मॉम स्माइल करने लगी थी। यहाँ पे हमें फील होता है कि जैसे हो ना हो उनके दिल में भी ताओ को लेके फीलिंग्स तो हैं ही सही। दूसरी तरफ ही निशा ने काम करने के लिए अपनी जगह पे पैट को बुलवा लिया था।
था। ये जैसे ही काम ख़त्म करने के बाद खाना खा रही होती है, अब तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे उस दिन साकुन के पास इसे देख के अब किन इतना ज़्यादा जेलस फील करने लगा था कि उसने फ़ौरन से ही निशा को कॉल कर दी थी कि जितना मुमकिन हो सकता है इस मैडम को ना उस साकुन से दूर ही रखो। और वैसे भी मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त के सामने ऐसी लड़की भटके जो कि बस झूठ ही बोला करती है। असल में तो खुद जेलसी की वजह से ही उन्हें एक दूसरे से दूर करवाना चाहता था। इधर यहाँ पे इस बेचारे को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। ऑफिस में जैसे ही आज किन की मिस्टर तकाशी से मुलाकात होती है तो यही कहने लगे थे कि मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे आने तक का वेट किया, मीन के मेरे प्रोजेक्ट किसी को ना दिया। वेल उनके सामने कोई न्यू प्लान रखने का सोच लेता है तो वो मना कर देते हैं कि आपने जो मुझे पहले प्लान बताया था ना बस वही मेरे लिए ठीक है, उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इधर इसे काफ़ी कुछ ड्रेसेस पसंद आ गई थी तो निशा के थ्रू जैसे इसे पता चलता है कि ये लोग तो मॉडल्स को ट्राई करवाने के बाद इन ड्रेसेस को धोया भी करते हैं, सो इसलिए ये भी एक ट्राई कर लेती है। जैसे कोई फनी सा डांस करने लगी थी अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके और इसे चुपके चुपके से यहाँ पे साकुन खड़ा देख रहा होता है और वो तो इसकी यहाँ पे वीडियो भी बनाने लगा था। आज फर्स्ट टाइम उसे इतने हंसते हुए निशा देख रही थी। उसे सोच लिया था कि मैं अब इन्हें दूर करने का नहीं सोचूंगी, अगर ये किसी लड़की को पसंद करता है तो अच्छी बात ही है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि साकुन इसकी फेवरेट प्लेस पे ही ना सिर्फ इसे लेके आता है बल्कि ये भी पूछने लगा था तो वैसे मुझे एक बात तो बताओ, मतलब कि अब ऐसे अचानक ही तुम लोगों की ज़मीन से वो गिव अप कैसे कर सकता है? तुम्हें इस बारे में किन ने बताया होगा ना। ये कह देती है कि वो भला मुझसे कौन सी पहली बातें शेयर करता है जो कि ये बात बताई होगी। मैं भी खुद क्यूरियस हूँ कि वो मतलब ऐसे कैसे कर सकता है। ये फिर उसकी हर मुमकिन कोशिश करता है कि मेरे सामने अपने दिल का हाल अहवाल शेयर करे। कुराबरी तो ये भी कहने लगा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की ज़मीन हर हाल में किन के हथों लगे ही ना, पता नहीं वो क्या करे और इवन के ये भी ना हो कि गाँव वालों से कह दे कि वो तुम लोगों की ज़मीन उनसे ले ले। अब अपनी चिंता करने पे वो तो उसे थैंक यू ही बोलने लगी थी। वो तो समझ रही होती है कि ये तो काफ़ी नाइस पर्सन है, बस हम लोगों की कितनी ज़्यादा फिक्र कर रहा है और एक वो खड़ूस है जिसे कोई पता ही नहीं है। ये निशा अब जैसे कि इनके पास आती है तो उसे कहने लगी थी कि देखो अगर हो सकता है कि वाकई में साकुन पैट को पसंद करने लगा है तो उसमें हम उनके बीच तो नहीं आ सकते हैं ना, तो उन्हें साथ में ही वक्त बिताने दो। जैसे ही ऊपर से आके जो इसने उस दिन पैट की वीडियो बनाई थी वो इसे दिखाता है ना तो ये और ज़्यादा जल भुन जाता है कि वो इतना अजीब सा डांस किसी और के सामने कैसे कर सकती है। यहाँ पे निशा भी साकुन से कहने लगी थी कि तुम भी तो अपनी लाइफ में सिंगल ही हो और वो भी सिंगल है तो क्यों ना एक दफ़ा उस पर ट्राई करने में क्या हर्ज है। ये भी कह देता है कि हाँ ठीक है, मैं ज़रूर उससे जाके पूछूंगा कि क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करेगी। इधर ये तो इतना ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है कि बेचारी को फिर से तंग करने के लिए आ जाता है कि तुम क्या इतना मरी जा रही हो कि कभी मैं तुम्हें देखता हूँ कि कुराबरी के पास हो और कभी देखता हूँ कि साकुन से बातें कर रही होती है, तुम तो हो ही बस ऐसी सी औरत। और बस उसे काफ़ी सारी बातें सुनाने के बाद वहाँ से चला ही गया था। इस बेचारी की फीलिंग्स को तो वो समझता ही नहीं है। घर पे आके ही हम जैसे तैसे करके मॉम से अच्छे से बात करती है। उन्हें ये भी बताने लगी थी कि देखे मैं कितने बड़े घर में रह रही हूँ। वेल इस बात से तो वो भाई खुश हो जाते हैं और इसके बाद ही जैसे ही हंसा को छोड़ने के लिए लुखन जाने लगता है तो मॉम उसे रोक देती हैं कि मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम हंसा को पसंद करने लगे हो। पहले तो ये हाँ कहता है लेकिन फिर जैसे ही देखता है कि मॉम तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गई हैं तो कह देता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जैसा कि आप समझ रही हैं हम दोनों तो बस ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं उस जैसी लड़की को कभी पसंद भी करूँ। इसने पास्ट में जो भी उसके साथ टाइम बिताया था मीन कि इसे वाकई में पैट से लव हो चुका था, लेकिन बस इसे उस बात पे गुस्सा आता है कि उन लोगों ने मेरा यूज़ करने की भी तो कोशिश की थी, मुझे सारी सच का बता भी तो सकते थे बट नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इसलिए तो अपना रिवेंज चाहता था उस लड़की से। अगले दिन ये उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के लाती है लेकिन वो साफ मना करता हुआ चला जाता है कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना तो मैं बिल्कुल भी ना खाऊं। नेक्स्ट सीन में हमें कंपनी में दिखाया जाता है कि कुछ ड्रेसेस वगैरह बाय करने के बाद ही ये तो पैट को देने के लिए आ गया था। अब यहीं पे अचानक ही इसे किन की कॉल आ जाती है कि अभी की अभी मेरे ऑफिस में पहुंचो। वो पहले तो क्लैपिंग करने लगता है कि वाह तुम्हारे लिए तो साकुन कपड़े भी खरीद के लेके आ गया, ये तो काफ़ी अच्छी बात है ना, तुम दोनों की इतनी जल्दी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। ये भी आगे से क्लैपिंग करने लगती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी रियल एस्टेट कंपनी नहीं है बल्कि कोई डिटेक्टिव कंपनी है, इतनी जल्दी तुम्हें न्यूज़ भी मिल गई, अभी तो वो मेरे लिए कपड़े लेके आया था। और इन सारी बातों को इग्नोर करने के बाद ही वो इसे कह देता है कि देखो निशा की बहुत जल्दी बर्थडे आने वाली है तो उसकी सारी की सारी अरेंजमेंट्स तुमने ही करनी है, अगर कुछ भी गलत किया ना तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
फिर जैसे ही ओके कहती हुई जाती है तो ये हैरान कि क्या इसे जेलसी नहीं हो रही है कि मैं इसके सामने किसी और लड़की का नाम ले रहा हूँ। इसे कैसी होती, ये तो पहले ऑलरेडी टोनम को पसंद करती थी ना कि इसे, क्योंकि इसे टोनम की पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी लगी थी। इधर इनके गाँव में फिर से कुछ टूरिस्ट वगैरह आ चुके होते हैं। ये बहुत ही खुश लग रहे होते हैं। यहाँ पे लुकिन को जैसे प्यार से हंसा देख रही होती है और इवन के उसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेती है। थोड़ी देर के बाद ही पैथ इसे कॉल करके कुछ ड्रेसेस दिखा रही होती है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं ज़रूर तुम्हें भेज दूँगी। फिर अपसेट बैठ रही होती है कि पता नहीं निशा को क्या पसंद है क्या नहीं। अब जैसे ये आके उसे बता रहा होता है कि वो काफ़ी पिकी है और उसकी नापसंद और पसंद के बारे में किन से ज़्यादा तो साकुन जानता था। वो हैरान होती है कि क्या तुम उसे पसंद तो नहीं करते हो, जो कि उसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी है तुम्हें। पहले इधर ही मिस्टर तकाशी को दिखाया जाता है जो कि इससे कह रहे होते हैं कि अब मुझसे मज़ीद वेट नहीं हुआ जा रहा है, क्यों ना हम अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दें। ये उनसे फिर से टाइम मांग लेता है कि प्लीज़ मुझे बस एक और प्रोजेक्ट मैं काम कर रहा हूँ, वो प्लान बहुत जल्दी मैं आपके सामने रख दूँगा, बस थोड़ा सा वक्त और चाहिए। वो नहीं मानने वाले होते हैं कि जो पहले तुमने मुझे कहा था बस वही ठीक है। इधर रास्ते में एक कुराबरी मिस्टर तकाशी को मिल जाता है कि अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपके सामने एक न्यू प्रोजेक्ट लाऊंगा। वो भी कह देते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। ये सुनते ये तो खुश हो जाता है कि अब तो पक्का चैनल कंपनी तो मेरी ही हो जाएगी। वाओ। इसके बाद ही सीधा पहुँचता है पैट के पास के अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी वो ज़मीन को लेके हेल्प करूँ तो वो जो भी आप लोगों की लैंड वगैरह है उसके बारे में मुझे बता सकते हो, और जो भी लैंड डीड्स अगर किन के घर में मौजूद हैं तो वो मुझे ला के दे देना प्लीज़। ये तो साफ मना कर देती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ कि मैंने पहले उसे झूठ बोला था, लेकिन ऐसे धोखा देने का तो किन को सोच भी नहीं सकती हूँ। ये हैरान कि ये कब से इतनी ज़्यादा स्मार्ट बन गई। रात को जैसे ही किन के लिए यहाँ पे कॉफ़ी लेके आई होती है तो तभी अचानक ही उसे वीडियो दिखाने लगी थी जो कि इसे मॉम, इसके भाई ने और हंसन ने सेंड की होती है। उन्हें देख के ये जिस तरह से स्माइल कर रहा होता है इस बात से पैट खुश हो जाती है कि वाह तुम तो पहले जैसे टोना बन गए हो। ये फिर से खड़ूस बनने की कोशिश करने लगा था। यहाँ पे इसे ऑर्डर देने के बाद ही जैसे ही जाता है तो तभी एंट्री हो जाती है हंसा और इसके भाई की। ये एकदम शॉक्ड और फ़ौरन से जाके बटलर अंकल की हेल्प मांगने लगी थी कि प्लीज़ मेरे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड और साथ ही साथ मेरा भाई आया, उसके सामने आपको कुछ नाटक करना पड़ेगा, मेरी हेल्प कर देना प्लीज़। वो भी फिर मान ही जाते हैं। अब फिर जैसे ये उन्हें घर पे लेके आती है वो उनका अच्छे से वेलकम करते हैं, उनके सामने शो ऑफ करवाने लगे थे और यहाँ पे ये बाद में उन्हें थैंक यू भी बोलती है। लेकिन यहाँ पे आके तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उधम मचा के रख दिया होता और इस बात से ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होती है कि अगर इधर एंट्री हो गई ना किन की तो पता नहीं मेरा क्या हाल करना है उसने। तभी इससे किन की कॉल आ जाती है जो कि कहता है कि आज की बर्थडे पार्टी का अच्छे से तुमने अरेंज कर देना है वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये परेशान हो जाती है कि इस मुश्किल घड़ी में अब मेरी कौन हेल्प करेगा। पहले तो अपने भाई और साथ ही साथ हंसा को कहती है कि यहाँ से जाओ ना, अब इधर ठहराने की मेरे पास कोई जगह नहीं है। तभी ऊपर से एंट्री हो जाती है कुराबरी की, वो कि इन्हें लेके जाने ही लगा था कि मैं तुम्हारी इतनी तो हेल्प कर सकता हूँ। पहले तो इन्हें खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट लेके आता और इन दोनों की बातों से उसे अंदाज़ा हो चुका था कि एक्चुअली में किन साहब तो वाकई में पैट को पसंद करते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे से रिलेशनशिप में आने का प्रिटेंड भी कर रहे हैं। खैर अब वो बस ज़्यादा मसीह यही जानना चाहता था कि वाकई में वो उसे पसंद करता है कि नहीं, इसलिए उसे एक आइडिया आता है। इधर ही ये कोई गलत डॉक्यूमेंट्स लेके आ गई थी जो कि इसने लाने को कहते वो नहीं लाती है, तो इस बात से उसे यहाँ पे से काफ़ी ज़्यादा किन से डांट भी सुननी पड़ गई थी। इसके बाद सीधा ही कुराबरी से मिलने के लिए आ गया था। वो इसका हाथ पकड़ के कहता है कि जब से तुम मुझे मिली हो मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करने लगा हूँ। और इधर ही रोसी ने इन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी अकॉर्डिंग टू प्लान और सीधी ही जाके किन को दिखा देती है कि ये देखो ये लड़की खुद को समझती क्या है, यह साकुन को पसंद करती है या फिर कुराबरी के पास बैठी हुई थी। यहाँ पर तो उससे भी बहुत ज़्यादा जेलसी हो जाती है। रात को बर्थडे पार्टी में निशा को विश करने के लिए साकुन भी आ गया था, उसके लिए गिफ्ट भी लेके आया होता है। और जैसे ही बात करने के लिए इधर पैट के पास पहुंचता है तो बटलर अंकल कहते हैं कि तुम्हें अंदर किन बुला रहा है। किन ने इसे कुछ ड्रेस दे दी थी कि यही पहन के तुमने अभी के अभी पार्टी में आना है और इसमें वो काफ़ी प्रीटी भी लग रही होती है। रोजी मैडम तो निशा को भड़काने के लिए आ गई थी कि मुझे ऐसे फील क्यों हो रहा है कि जैसे कि हो ना हो किन भी पैट को पसंद करने लगा है, क्योंकि जब मैंने उसे दिखाया था कि कुराबरी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था कि कैसे वो
बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा था। ये नहीं मानने वाली होती और इनकी बातें तो यहाँ पे पीछे से साकुन ने भी सुन ली थी। वो एक आखिरी दफ़ा इसे वार्न करने के लिए आता है कि मज़ीद अगर लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेयर किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तभी गिटार बजाता हुआ किन की एंट्री होती है। वो इसे क्या सरप्राइज़ खाक देने वाला था, तभी बेचारी यहाँ पे हमारे क्यूट सी हीरोइन को बुलाता और सबके सामने उसे बेइज्जत करके रख देता है। पहले तो पैसों को पानी में फेंकता है कि तुम तो एक गरीब लड़की हो ना, तुम्हें यही पैसे चाहिए, जाओ जाके ले लो, तुम्हें तो बस हर वक्त पैसों की ही पड़ी रहती है। वो भी कह देती है कि हाँ मुझे बस पैसे ही चाहिए क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ। और बेचारी अब यहाँ पे पैसे लेने के लिए आ गई थी। इस सब को देखते हुए ना यहाँ पे अब साकुन तो उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गया था कि अगर तुम मेरे दोस्त ना होते तो इस वक्त मैंने तुम्हारा वो हाल करना था ना कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखते। तुम आखिर पैट के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, और इवन कि तुमने आज के दिन निशा की पार्टी भी ख़राब करके रख दी। वो साकुन को साइड पे लेके आती है कि मेरी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं आखिर को किन ऐसा क्यों बन गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ये तो स्विमिंग पूल के पास बैठ के काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है कि किन मुझको समझता क्या है, बस हमेशा ही मेरी इंसल्ट करता रहता है। इसे भी अब थोड़ा सा गिल्ट तो होने लगा था कि ऐसे ही खामखा में जेलिसी में आके मैंने उस बेचारी पे बहुत ही जुल्म कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उससे अपोलोजाइज़ करने के लिए आता है लेकिन तब तक वो सो गई थी और उसके बाद सीधा अपने रूम में ही पहुंच आया था। अगले दिन जैसे इसकी आँख खुलती है तो इसे इसके भाई की कॉल आ जाती है जो कि मुसीबत में थे। ये उनके पास जा रही होती है तो तभी वो इसे रोक देता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। और अचानक ये गिरने लगी थी तो किन इसे पकड़ लेता है कि तुम्हें क्या हो गया। वो चाहता था कि इन सबको मैं एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जाऊंगा, लेकिन फ़ौरन से ही पैट मना कर देती है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। कुराबरी की एंट्री होती है कि मैं ही तुम लोगों को एयरपोर्ट पे लेके जाऊंगा। ये लोग अब टिकट्स वगैरह लेने के बाद जैसे ही यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं तभी कुराबरी कहता है कि इधर बैठो, मैं एक काम निपटाने के बाद आ जाता हूँ। साइड पे जाके उन्हीं गुंडों से बात करने लगा था जिन्हें के गाँव में उसने भेजा था कि इनको मारने के लिए। और इन पे जैसे इन दोनों की नज़र पड़ती है तो एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर को कुराबरी कैसा बंदा है। इस बारे में आके फ़ौरन से पैट को बताना तो चाहते थे लेकिन ऊपर से कुराबरी की एंट्री हो जाती है तो उसे नहीं बता पाते। और इससे पहले कि वो इन्हें एयरपोर्ट पे लेके जाता यहीं पे हमारे हीरो भी पहुंच आया होता और वो कह देता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो इस वजह से इनका ख्याल मैं रख लूँगा कुराबरी, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब उनके सामने तो ये कपल थे, फ़ौरन से ही अपना हाथ इसके हाथ के ऊपर रख देता है। और तभी निशा की इसे कॉल आ जाती है कि तुमने तो कहा था कि मेरे साथ एक इवेंट में आओगे पर आए नहीं हो। ये फिर उसे एक्सक्यूज़ कर लेता है। अब जब मुश्किल घड़ी में उसे जिस बंदे की भी ज़रूरत होती है तो वो कोई और नहीं पहुंचता है बल्कि साकुन ही आता है। अब उसे भी यहाँ पे फील होने लगा था कि जैसे हो ना हो वाकई में मुझसे ट्रू लव साकिन ही करता है ना कि वो। उन दोनों को एयरपोर्ट पे छोड़ने के बाद ही ये कह रही होती है कि मैं भी अपने गांव को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद ही वो गाड़ी को रोक देता है कि अच्छा तुम इतना ज़्यादा मिस कर रही हो तो क्यों ना उधर ही चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो बेचारी अपना पर्स इसकी गाड़ी में ही भूल गई थी। पहले तो सोचता है कि क्या मैं उसे वापस कर दूँ, लेकिन फिर कहने लगा था कि नहीं क्या ज़रूरत है। एक दफ़ा बस स्टेशन पर वो भी तो मुझे बिना पैसे के छोड़ के गई थी, अब उसकी सज़ा यही है कि वो भुगते। ये भी खड़ी यही कह रही होती है कि मनहूस कहीं कि मुझे ऐसे यहाँ पे छोड़ के चले गए हो, पता है कि मुझसे अपना पूरा बदला ले रहे हो। इसी दौरान ही उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से कि वो टूट भी गया था। खैर अब जैसे ही देखते कि इसके पास पैसे भी नहीं है, यार ऐसे ही पैदल घर जाने लगी थी कि अचानक ही कुछ चोर वगैरह आ जाते, इसका पर्स लेके छीन के जाने की कोशिश तो करने लगे थे। बड़ी मुश्किलों से उनसे अपनी जान बचाती है। अब जैसे ही यहाँ से जा रही होती है तो अचानक ऊपर से बारिश स्टार्ट हो जाती है घर पे। अब इसे भी चिंता हो रही होती है कि काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी तक वो लड़की घर पे नहीं आई है। और तभी देखते हैं कि बाहर बारिश में भीगती हुई पैट की एंट्री हो चुकी थी। पहले तो मेड से कह के वो इसकी ड्रेस वगैरह चेंज करवाता और जिस तरह से वो इसकी केयर करने लगा था बटलर अंकल तो स्माइल करने लगते हैं कि हो ना हो साहब को इससे लव हो गया, लेकिन बस अभी तक ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। इधर निशा इसे थैंक यू बोलती है कि तुमने आज मेरी बहुत हेल्प की थी। वो तो इसे उस जगह पे भी लेके आया था जहाँ पे कि अक्सर ही वो पैट के साथ आया करता है। इधर ये उसका फुल ख्याल रखता है। अचानक वो इसका हाथ पकड़ लेती है कि मॉम मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जैसे उसकी आँख खुलती है फ़ौरन से उसने इसका हाथ छोड़ दिया था। वो तो यहाँ से जाना चाहती थी। ये रोक देता है कि जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हो मेरे कमरे को छोड़ कर यहाँ से जाने का सोचना भी मत। ये पक्का उससे अपने लव की थोड़ी सी कन्फेशन भी कर देती है कि हमेशा ही तुम मेरे साथ देते आए हो, सो इसलिए मेरे लिए परफेक्ट तुम ही हो।
वेल वो पहले तो इसे किस करता है, लेकिन फ़ौरन से साइड पे हो जाता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ, बल्कि किन्ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो एक सक्सेसफुल मैन है, उससे बढ़ के और क्या हो सकती है। और वैसे भी अब मेरे दिल में सिर्फ पैट है। वो तो बस ऊपर ऊपर से ये बातें कर रहा होता है और ये कहता वो वहाँ से चला जाता है। इधर गाँव में ही अब कुराबरी साहब ने अपने बंदों को भेज दिया था, जहाँ पे कि वो आग लगा देते हैं। वो चाहते थे कि इन लोगों को डरा धमकाने के बाद इनकी ज़मीनें ले लेगा और इस तरह से वो जो मिस्टर तकाशी वाला प्रोजेक्ट है वो अपने नाम करवा लेगा और काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाएगा और फिर किन की बजाय वही सीईओ बन जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। इसके टूरिस्ट भी वहाँ से जाने ही लगे थे। इसने कुछ ज़मीन के कागजात वगैरह उठा लिए होते हैं। उनका ध्यान भटकाने के बाद ही और सीधा अपने बॉस को कॉल कर देता है। अब यहाँ पे इधर ना सिर्फ ये पैट के लिए ब्रेकफास्ट बना के लाता है, ये भी कहने लगा था कि देखो आज के दिन तुमने बस रेस्ट करना। वो कह देती है अगर मैं रेस्ट करूँगी तो मेरा काम कौन करेगा। तो ये फ़ौरन से ही साफ़ सफाई करने के लिए आ गया था और सारी मेड्स ये देख के एकदम हैरान हो रही होती हैं कि आज बॉस को अचानक क्या हो गया। वो अब यहाँ पे इससे ये भी कहने के लिए आई थी कि तुम जितनी कोशिशें कर रहे हो लेकिन वो वाले टोनम नहीं बन सकते हो। वो भी आगे से क्या ही कहता, बस चुप करके अपने काम में ही बिजी रहता है। और यहीं पे ही हमें दिखाया जाता है कि कैसे साकुन और निशा भी पहुँच आई थे। वो इसे कहती है कि हाँ तुमने रात को बिल्कुल सही बोला था, मेरे लिए बस ठीक पार्टनर कोई और नहीं बल्कि किन्नी है। मैंने बहुत सोचा, शायद उस वक्त मुसीबत खड़ी में तुम मेरे साथ थे, सो इसलिए शायद मैं भटक गई थी। वो भी कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। इधर इसने इसे पकड़ लिया था कि तुम क्या समझती हो कि बस तुम ही अच्छी हो हैं और मैं तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। वैसे तो तुम साकुन के साथ भी रहती हो और कुराबरी के साथ भी थी और बस फोर्सफुली जेलसी में आकर उसे किस भी करने लगा था। और ये वाला सीन निशा देख रही होती है, अभी भी उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता है कि तभी ऊपर से साकुन और निशा दोनों की ही एंट्री हो जाती है कि तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे थे। वो सारा का सारा इल्ज़ाम फिर से इस बेचारी पे लगा देता है कि यही मेरे क्लोज आई थी, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। ये भी कह देते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, मैं तो वही ऐसी औरत जो कि खामखा में ही दूसरों के क्लोज जाया करती हूँ। वेल यहाँ पे ये तो उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करने वाला था, इसलिए आइंदा के बाद ही किन से कह देता है कि पैट से दूर रहना, समझे तुम। और फिर उसे लेके बाहर ही आ गया था कि तुम्हें किन को लेके ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं ही तुम्हें संभालूंगा। और फिर वो तो बस कुछ खाना वगैरह खाने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करने लगी थी। इधर निशा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो चुकी थी, कि उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया था, लेकिन चलो इन सारी बातों को छोड़ो, अब हम अपने पास्ट को भुला के क्यों ना नई शुरुआत करें। और फिर से इससे शादी करने की भी बात करती है। ये भी कह देता है कि हाँ बहुत जल्दी कर लूँगा। अब जैसे इसकी नज़र पड़ती है कि वो अपना पर्स तो यहाँ पे भूल गई थी और फिर तभी देखता है कि उसका फ़ोन भी बेचारी का नीचे गिरने की वजह से टूट चुका है। तो इसलिए उसने अंकल बटलर के हाथों इसके लिए एक न्यू फ़ोन भी भिजवा दिया था, जिसे कि देख के ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर ये लोग देखते हैं कि ओह नो, ये तो वही वाले बंदे हैं। शायद हो सकता है कि कुराबरी हमारे गांव में ऐसे करतूत करवाने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए फ़ौरन से ही कॉल करते हैं पैट को कि देखो कुराबरी अच्छा बंदा नहीं है, सो नेक्स्ट टाइम उससे दूर ही रहना। फिर इधर ही हमें कुराबरी को दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए रोज़ी आई। रोज़ी के पूछने पे कुराबरी साहब तो उसे सारी स्टोरी का बताने लगते हैं कि कैसे मेरे डैड और किन के डैड ने मिलकर ये चैनल कंपनी को स्टार्ट किया था, लेकिन देखो कि हमेशा से ही हमारे बीच में किन आ जाया करता है। अपने मॉम डैड की डेथ के बाद ही उसने कंपनी को संभाल लिया और डैड भी मुझसे उससे कंपेयर करते रहते हैं कि वो हमेशा सक्सेसफुल रहा है, सारे प्रोजेक्ट उसे ही मिला करते हैं। मैं तो बस उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करना चाहता हूँ ताकि वो वाली जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम ही हो जाए। ये भी उसे फिर तसल्ली दे देती है कि चलो कोई बात नहीं है, एक दिन ज़रूर तुम अपने प्लान में कामयाब हो ही जाओगे। इधर अगले दिन ही पैट को दिखाया जाता है जो कि इससे पूछने के लिए आई थी कि आखिर को कुराबरी कैसा बंदा। ये समझता है कि वो उसे पसंद करती है ना, तो इसलिए उसके बारे में मुझसे पूछने के लिए आ गई थी। पहले ये भी कह देते हैं कि वो कोई ख़ास अच्छा बंदा नहीं है, जैसे कि तुम उसके लिए इतना ज़्यादा चिंता कर रही हो। अगले दिन जैसे ही कुराबरी कुछ लोगों से मिलने के लिए जा रहा होता है तो ये भी उसे फॉलो करने लगी थी कि पता तो करूँ कि आखिर वो लोग हैं तो हैं कौन। और यहाँ पे इसके पीछे पीछे अब हमें किन को भी दिखाया जाता है कि ये लड़की किधर जा रही है। इसने तो अब उन दोनों गुंडों को कुराबरी के साथ बैठे हुए देख लिया था और तभी अचानक यहाँ पे एंट्री हो जाती है किन की। वो इसे कहती है कि देखो चुप रहना, मैं अभी ही ना यहाँ पे कोई काम के सिलसिले में ही आई थी। वो कह देता है कि किसे देखने के लिए आई थी, मुझे भी रेस्टोरेंट जाना है। और तभी निशा की एंट्री हो जाती है। वो हैरान थी कि तुम इधर क्या कर रहे थे। ये कहता है कि मैं तो अपने बिजनेस करने के लिए आया था और अचानक ही मेरी नज़र पैट पे पड़ गई थी, पता नहीं वो क्या करने के लिए आई थी। हम दोनों तो कोइंसिडेंटली मिले थे, वरना मैं उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी ना आया था। ये तो पूरे स्टाफ के लिए खाना
खाना लेके आई होती है और स्पेशली कि साकुन के लिए भी। वो कम से कम इसका फ्रेंड तो बन ही चुका था। फिर बातों ही बातों में इसे पूछ लेते हैं कि क्या तुम टोनम को पसंद अभी भी करती हो। ये कहती है कि हाँ उसे करती हूँ, लेकिन किन को तो बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अजीब है। अब यहाँ पे ये भी कह देता है कि चलो मैं भी सिंगल हूँ अपनी लाइफ में और तुम भी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। ये आगे से कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती है कि नहीं मैं तो ऐसा करने का सोचना भी नहीं चाहती हूँ। इनकी बातें तो यहाँ पे हमारे हीरो ने सुन ली थी। वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं। यहाँ पे इनकी बहुत जल्दी कंपनी की एनिवर्सरी आने वाली थी, सो इसलिए अपने साथ काम करने के लिए इसने किसी और को नहीं बल्कि पैट को ही हायर कर लिया होता है कि इसके पास कोई टाइम नहीं बचेगा साकुन के साथ बिताने के लिए। ये फिर से इससे हमदर्दी जताने की कोशिश करता है और आ भी किया था कि क्या उस दिन रेस्टोरेंट में मुझे फॉलो करते हुए तुम आई थी, मैंने तुम्हें देखा था। दिया फिर उससे पूछ लेती है कि मैंने उन 2 गुंडों को तुम्हारे पास बैठे हुए देखा था कि वो तो अच्छे नहीं है क्योंकि वो किन को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे गांव भी आया करते थे, तो आखिर तुम्हारा उससे क्या कनेक्शन है। ये कह देता है कि देखो मैं इनोसेंट हूँ, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। उन्हें तो कुछ पैसे चाहिए थे, वो मुझसे लेने के लिए आए थे। अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा के बात करवा सकता हूँ। जैसे ही इन्हें लेके जा रहा होता है तो तभी अचानक ही इनको जाते हुए ऊपर से किन ने भी देख लिया था। अब उसे उन दोनों आदमियों के पास लेके आता है। इसने भी पहले से ही एक प्लान बना के रखा हुआ था, जानबूझ के उन्हें छेड़ता है और वो इस पे अटैक कर देते हैं। अब पैट को बचाने के चक्कर में खुद को जख्मी होने का ही बहाना बनाने लगा था। वो तो इन दोनों गुंडों के पीछे भागती है कि तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इसी बीच ही कुराबरी ने फायदा उठा लिया था। ये तो उन्हीं दोनों बंदों को कुचल के वहां से भाग जाता है और ये वाला सीन देख के पैट तो बेचारी एकदम सरप्राइज रह गई थी। बेचारी बुरी सी कंडीशन में घर वापस लौटती है तो सामने से पहले से किन इसके आने का वेट कर रहा था। उसे कह देती है कि तुम हमेशा से ही बस मुझ पे इल्ज़ाम ही लगाया रखा करो। देखो मैं तुम्हारा ही कोई काम करने के लिए गई थी कि जो तुम पे अटैक करने वाले थे, कि देखो वो तो सही कि वो ऐसा क्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो मेरे सामने ही मारे गए। पता नहीं कौन सी गाड़ी थी जो कि उन्हें कुचल के वहाँ से चली गई। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही किया था और देखो फिर पता नहीं क्या हो गया। तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हो ना। ठीक है, आइंदा के बाद हम दोनों ऐसे मिलेंगे जैसे कि सिर्फ बहुत सारी एम्प्लॉई हैं, इसके अलावा हमारे बीच कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। कुराबरी ने इसकी हेल्प की थी, उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के जा रही होती है और ये सब कुछ देख के यहाँ पे किन को तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है कि इस लड़की से तो मैं फिर निमट लूँगा। कुराबरी को तो इसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट काफ़ी पसंद आया था। यहाँ पे निशा इससे बात करने के लिए आती है। वाकई में रोज़ी की बातों का असर तो इस पर हो गया था। कहने लगी थी कि आइंदा के बाद ना तुम जितना हो सकता है किन से दूर रहो। साकुन कह देता है कि तुम क्या समझ रहे हो कि इनके बीच कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मेरी बात मानो। खैर अब इन दोनों को कैसे यकीन दिलाता। ये भी कह देता है कि मैं आज से ये कोशिश करूँगा कि मैं हर हाल में पैट को अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँ। अब उसे बाहर लाने के बाद फिर से कह देते हैं कि मैंने तुम्हें जो सोचने का टाइम दिया था तो तुमने क्या सोचा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। इधर ये थोड़ी सी अपसेट लग रही होती है कि आखिर को साकुन उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का कैसे सोच सकता है। मीन के वाकई में इसके दिल में अब साकुन को लेके फीलिंग्स डेवलप हो ही चुकी थी, लेकिन क्या करती, साकुन ने खुद ही इसे मना कर दिया था कि उसके दिल में अब इसके लिए कोई जगह नहीं है। सो इसलिए बेचारी को किन को ही एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। ये जैसे ही कंपनी में काम कर रही होती है तो इसकी नज़र कुछ डॉक्यूमेंट्स पे पड़ती है और वो भी अपनी विलेज के। अब बस फिर क्या था, ये तो फौरन से किन पे भड़क जाती है कि तुमने तो कहा था कि तुमने हमारी लैंड पे गिव अप कर दिया, तो फिर ये सब क्या है, उस पर कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो और इसका मतलब है कि तुम फिर से गांव वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगे हुए हो। वो कह देते हैं कि मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, ऐसी कोई बात नहीं है जैसे कि तुम समझ रही हो। लेकिन ये कोई भी नहीं सुनने वाली होती, फ़ौरन से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट ही गाँव में हमें किन को दिखाया जाता है जो कि कुछ प्रोजेक्ट को लेकर बात करने के लिए मिस्टर ताऊ के पास आया था और मिस्टर ताऊ कॉल करके इसे बता देते हैं कि वो बहुत ही अच्छा प्रपोजल है, इसलिए मैंने तो एक्सेप्ट करने का सोचा है। ये फिर से कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए आई होती है। अब इसके गाँव वालों को डरा धमकाने के बाद जो कुछ ज़मीनें कुराबरी ने अपने नाम करवाई थी वो जानबूझ के ही इसके डेस्क में रख देता है ताकि किन को तो हमेशा से ही पैट गलत ही समझे। अब जैसे उसकी नज़र उन डॉक्यूमेंट्स पे पड़ती है तो वो हैरान कि इसका मतलब हमारे गांव को डरा धमका के वो ज़मीनें अपने नाम करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि किन ही था। इससे तो मैं पूछ लूँगी आखिर को ये खुद को समझता क्या है, हमेशा ही बस दूसरों को नुकसान पहुँचाने के अलावा तो इसे कोई और काम आता ही नहीं है।
बेड को गुस्से में जाते हुए देख के कुराबरी ने रोक लिया था। पहले तो इससे डॉक्यूमेंट्स लेता और ये भी कहने लगा था कि अगर तुम चाहती हो कि किन तुम्हारे गांव के प्रोजेक्ट पे काम ना करे तो उसने जो प्रेजेंटेशन तैयार की है रात को, जो हमारी कंपनी की एनिवर्सरी है, किसी को भी क्या खबर होनी है वो डिलीट कर देना उसके लैपटॉप में से। वो भी मान गई थी। फाइनली अब हमें इनकी एनिवर्सरी का ही सीन दिखाया जाता है। इसने आंखों में इशारा पैट को कर दिया था कि जाओ जाके जो भी तुम्हें काम करने को कहा था ना वो कर दो। ये फाइनली ऑफिस में घुस आई होती है और यहाँ पे पहले तो इससे कोई पासवर्ड लग ही नहीं रहा होता। अचानक इसे ख्याल आता है कि क्यों ना वो जो बटलर अंकल हैं उनके नाम का लगाऊं, और जैसे ही वो लगाती है तो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज रह गई थी कि वाओ, इसका मतलब है कि उनके नाम से ही इन्होंने ये पासवर्ड सेव करके रखा हुआ था। लेकिन फिर जैसे ही अचानक वीडियो खोल के देखती है तो कहती है कि नहीं, ये प्रोजेक्ट तो हमारे गाँव के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ला सकता है, तो इसलिए मुझे इसे डिलीट करना ही नहीं चाहिए। ऊपर से जितना ये बुरा नज़र आता है वैसे दिल का इतना बुरा नहीं है। खैर फिर उसे डिलीट ना करने के बाद ही वहाँ से चली गई थी और यहीं पर एंट्री होती है किसी और स्ट्रेंजर की, जिसने कि आके जाहिर सी बात है उसकी वो प्रेजेंटेशन तो डिलीट कर ही देनी थी। मिस्टर तकाशी फाइनली इनके ऑफिस आ चुके होते हैं। अब जैसे ही अपना लैपटॉप ओपन करते हैं तो इसका नाम वो वाला प्रोजेक्ट खुल रहा होता है और ना ही कोई और डॉक्यूमेंट्स। ये काफ़ी परेशान हो गया था। अचानक यहाँ पे कुराबरी कह देता है कि ठीक है, तुम लोग अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो तो मैं ही दे देता हूँ। अब जो प्रोजेक्ट उनका था वही तो इसने कॉपी कर लिया था और सारी की सारी डिटेल्स वगैरह जो से मालूम होती हैं वो मिस्टर तकाशी को बता देते हैं। वो तो काफ़ी इम्प्रेस होकर रह गए थे कि वाओ, मुझे यही काम तो चाहिए था। इसलिए अब से प्रोजेक्ट का ऑनर उसने कुराबरी को ही बना दिया होता है। इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये काम किसने किया होना है। वह जैसे ही CCTV कैमरा को देखते हैं तो सामने से इनकी नज़र पैट पे पड़ जाती है। ये तो अब पैट पे बहुत ज़्यादा भड़क गया था कि तुमने जो मेरे साथ किया है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं तो तुमसे बाद में ही निमट लूँगा। इधर ये सारी बातें रोज़ी को बता रहा होता है। एक्चुअली में रात को रोज़ी ने ही जाके उसमें से उनकी जो फाइल्स वगैरह थी वो कॉपी कर ली थी और उनका प्रोजेक्ट ला के इसे दे दिया था। इसने तो जानबूझ के ही पैट को इस सारे मामले में फंसाया था, क्योंकि ये जानता था कि किन पैट को पसंद करता है और जब उसे पता चलेगा कि जिस पर्सन से वो इतना ज़्यादा लव करता है उसी ने ही ये काम सारा ख़राब कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसे तो बहुत ज़्यादा ही दुख होना है। और यहाँ पर ये सारी की सारी बातें रोज़ी ने रिकॉर्ड कर ली थी कि हो सकता है कि किसी दिन ये मेरे काम भी आ जाए। पहले उसे क्या खबर कि रोज़ी जिससे कि वो सारी बातें शेयर करता है उसे अपना फ्रेंड भी मानता है, वो उसकी पीठ के पीछे कुछ भी काम कर सकती है। इधर निशा मैडम यहाँ पे पहुँच आई थी और वो भी पैट को बातें सुना देती है कि तुमने किनके साथ ज़रा भी अच्छा नहीं किया। फिर से इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करने लग गया था कि आइंदा के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये अब फिर फ़ौरन से ही साकुन को सारी बात का बताने लगी थी कि ठीक है, मैं इंटेंशनली उसके ऑफिस में गई थी लेकिन मैंने वाकई में उसका प्रोजेक्ट कॉपी नहीं किया, मुझे कुराबरी नहीं जाने के लिए कहा था। वो कह देते हैं कि ये देखो CCTV कैमरा में तो अब तुम्हारी ही शक्ल आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने तुम पे ही शक करना है। इसके अलावा और क्या हो सकता है। इस साहब ने तो फिर से बेचारे की इनको फंसा के रख दिया था। सारे शेयर होल्डर से कह रहा होता है कि ये अब कंपनी संभालने के भी काबिल नहीं है, इसे यहाँ से फिर निकाल ही दिया जाए, बल्कि मैं ही यहाँ का सारा इंतज़ाम संभाल लेता हूँ। इसकी बातों में भी शेयर होल्डर्स आ जाते हैं और वाकई में इसे फ़िलहाल तो CEO की सीट से हटा दिया गया था। इतना सब कुछ हो गया था, बेचारे की इनकी शक्ल देखने वाली होती है। और कुराबरी साहब तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं कि फाइनली जो सीट मैं पाना चाहता था आज तो वो मुझे मिल ही चुकी है। घर पे आके वो इस सारी बात का पैट को भी बता देता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी रेपुटेशन को इतने ज़्यादा ख़राब करके रख दोगी। देखो आज मेरे साथ क्या हो गया। वो इसे यकीन दिलाने की कोशिश करती भी है कि मैंने वाकई में वो तुम्हारा प्रोजेक्ट जाके कुराबरी को नहीं दिया था। अब अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए इसने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं कुराबरी साहब को सबके सामने एक्सपोज करके रहूँगी और अपने प्लान के बारे में ही साकुन को बता रही होती है। रात को अचानक ही इससे मिलने के लिए यहाँ पे हंसा की एंट्री हो चुकी थी। अब चूंकि ये जितना भी छुपा लेते, जिस तरह से वो इसे डांट रहा होता है, यहाँ पे हंसा को पता चल ही गया था कि ये कोई उसकी गर्लफ्रेंड बन के यहाँ पे नहीं रह रही है बल्कि एक मेड बन के ही रहती है। खैर अब हंसा को भी सारी सच्चाई का इसने बता दिया था कि बस इसी एक कंडीशन की वजह से ही मुझे यहाँ पे आना पड़ गया ताकि गांव वालों को कि नुकसान ना पहुँचाए। ये सारी बातें सुनने के बाद ही हंसा बेचारी तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि तुम आज तक इतना ज़्यादा सहती रही हो और हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं हुआ।
अगले दिन जैसे ही अब पैट बाहर निकलती है तो सामने से देखती है कि किन तो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हुआ पड़ा है। इवन कि इसी ड्रंक कंडीशन में उसने से किस भी कर ली थी। एक्चुअली में वो ड्रंक नहीं था बल्कि ऐसे ही बहाना बना रहा था। और उसे इस हालत में देख के रोज़ी सारी की सारी जिम्मेदार यहाँ पे पैट को ही समझ रही होती है कि तुम्हारी वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया गया ना, तो बस ये हाल तुम्हारा ही हुआ। अब साकुन इसे वहाँ से लेकर जाने लगा था कि क्या तुम क्रेजी हो चुकी हो। ऊपर से इसे जाते हुए देख के हमारा हीरो तो स्माइल करने लगा था। एक्चुअली में वो जानता था कि रोज़ी का मिलना जुलना ज़्यादातर कुराबरी से होता है, तो हो ना हो ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और वो बस इसे अवॉइड करने की कोशिश करने लगा था। तभी तो उसने ड्रंक होने का बहाना बना दिया था। अब जैसे ही पैट इसे अपनी उस सीसीटीवी कैमरा वाली वीडियो दिखाती है तो हंसा कह देती है कि ये तो एडिटेड है, देखो तो सही इसमें टाइमिंग कितना ज़्यादा चेंज है, मतलब कि तुम्हारे बाद ही कोई और पर्सन आया था और वो वाला सीन इन लोगों ने डिलीट कर दिया, तो मैं ऐसे ही खामखा में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें साकुन ने आके अब किन को भी बता दी थी। वो थोड़ा सा रिलीफ फील तो करता है कि चलो शुक्र है कि पैट का इसमें कोई हाथ नहीं है। वेल जो बात भी थी उसने डिसाइड कर लिया था कि हम हर हाल में कुराबरी को सबके सामने ला के रहेंगे। इसे बुला के कहता है कि क्या जब मैं ड्रंक था तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था। ये फ़ौरन से ही ब्लश करने लगती है और फिर कह देती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं किया था, इवन कि उसने तो इसे किस की थी। इसने आज की रात ही अब फिर कुराबरी के साथ बिता दी थी। जैसे उसका फ़ोन चेक कर रही होती है तो एकदम सरप्राइज़ के वो जो फाइल्स चोरी करने वाली वीडियो थी वो तो अभी तक इंसाफ ने तो डिलीट ही नहीं की होती। अब रोज़ी को तो गुस्सा आ जाता है। अब उसके अपार्टमेंट से निकलते हुए रोज़ी को इन दोनों ने भी देख लिया था। अब तो इन्हें पक्का पक्का यकीन हो जाता है कि वाकई में कुराबरी और रोज़ी दोनों रिलेशनशिप में ही आ चुके हैं। ये फ़ौरन से ही कुराबरी को कॉल करती है कि मैं तुम्हें जिस जगह मिलने के लिए बुला रही हूँ बस वहीं पे आ जाना, और हाँ पैसे भी लेते आना, वरना तुम्हारे जो भी सीक्रेट्स हैं ना वो सबके सामने मैं एक्सपोज करके रह जाऊंगी। ये दोनों जैसे ही रोज़ी के पीछे जा रहे होते हैं, बेचारा किन तो किसी को टक्कर मारने की वजह से यहाँ पे रुक गया था, लेकिन यहाँ पे उसके पीछे पीछे पैट मैडम तो बिल्कुल नहीं रुकी थी। वो एक शॉपिंग मॉल में ही पहुँच जाते हैं और यहीं पर रोज़ी उसे फिर से कहने लगी थी कि क्या तुम मेरे पैसे लेके आए हो जो मैंने तुम्हें लाने को कहा था। वो ढीठ इंसान कहीं का कहाँ से पैसे देने वाला था। इस बेचारी को ही यहाँ पे उसने मार ही दिया होता है। इस बेचारी का यहाँ पे उसने कत्ल ही कर दिया था। अब जब तक ही पैट यहाँ पे पहुँचती है तब तक तो ये सब वहाँ पे चुप भी गए थे। वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। इसी बीच उसकी नज़र रोज़ी के फ़ोन पे पड़ गई थी। इससे पहले कि वो साहब इन्हें कोई भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते, ऊपर से किन की भी एंट्री हो जाती है। अब इसे तो सारी बात का समझ आ गया था कि एक्चुअली में जो पहले ही किन को मारना चाहता था और इवन के अब रोज़ी को भी उसी ने ही मारा, और वो कोई और नहीं है बल्कि कुराबरी है, क्योंकि वही तो चाहता था कि उसका प्रोजेक्ट उसे मिल जाए और इवन के कंपनी को भी वही संभाल ले। अब नेक्स्ट सीन में हमें कुराबरी को ही दिखाया जाता है जो कि किन से मिलने के लिए उसके घर पे ही आ गया था। वह सामने से उसकी मुलाकात पैट से हो जाती है। एक्चुअली में वो तो पैट से रोज़ी का फ़ोन लेने के लिए ही आया होता है, लेकिन अब उससे बातों के दौरान यही कह रहा होता है कि मुझे तो रोज़ी के मरने का बड़ा अफसोस है वगैरह वगैरह, लेकिन वो कहाँ इसकी बातों पे विश्वास करने वाली होती है। बस ऐसे ही उसके सामने प्रिटेंड करती है कि जैसे कि उन्हें तो इन पे बिल्कुल शक है ही नहीं। वो एक बहाने से पैट के स्टोर रूम में घुस आया था, लेकिन जैसे ही देखता है कि रोज़ी का फ़ोन तो इधर है ही नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। लेकिन रोज़ी का फ़ोन तो थोड़ी देर पहले पैट ने किन को ही दे दिया था कि अब जो कि निशा उसकी फ्रेंड थी तो ये उसे ही दे देना। वेल जी अब जैसे ही बाहर आके इससे पहले कि पैट से ये पूछने की कोशिश करता कि रोज़ी का फ़ोन कहाँ पे है, तभी ऊपर से साकुन की एंट्री हो जाती है। वेल जी उसे बताने लगी थी कि मुझे तो साफ साफ यही लग रहा है कि हो ना हो कुराबरी रोज़ी का फ़ोन लेने के लिए आया था, लेकिन वो तो मैंने किन को दे दिया था कि जाके निशा को दे देना। ये सारी बातें तो कुराबरी ने सुन ली थी और उसका नेक्स्ट टारगेट अब निशा ही होती है। अब ये कंपनी में ही पहुंच आया होता है और यहाँ पे जो इनकी असिस्टेंट वगैरह होती है उसे इसने समझा दिया था कि अगर कोई तुमसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए तो पुलिस को बस यही कहना है कि जिस टाइम पे रोज़ी का कत्ल हुआ था उस वक्त मैं तुम्हारे साथ ही था। सो बस इस तरह से इनकी इन्वेस्टिगेशन हो गई होती है। पुलिस ने भी बिलीव कर लिया था और ये भी कह रहा होता है कि हाँ मुझे रोज़ी के मरने का अफसोस तो है, लेकिन वाकई में मैं भी उस कातिल को ढूंढना चाहता हूँ जिसने कि उसे मारा है। खैर इन्हें तो यकीन था कि ज़रूर हो ना हो वो वाली असिस्टेंट इन साहब से मिली हुई है। सो फ़ौरन से उसके पास पहुंचते हैं कि हमें सच सच बता दो, वरना तुम्हें पता है ना कि कुराबरी कितना जालिम इंसान है। अगर चुपके से उसने तुम्हें भी मार दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि हमें सब बता दो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो अब इमोशनल हो जाते हैं कि हाँ वाकई में मैंने कुराबरी का साथ दिया था। मैं जानती हूँ कि मैंने ये बहुत ज़्यादा गलत किया, लेकिन क्या करती, मुझे पैसों की ज़रूरत थी और उसने मुझे पैसों का लालच दिया था
था, मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसलिए मजबूरी में मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। वेल, इसके पास कुछ एविडेंसेस थे कि हाँ, कुराबरी ने जो भी गलत काम किया है वो इस तरह से सबके सामने एक्सपोज हो सकता है। निशा जैसे ही अब अपने स्टूडियो पे पहुंची थी तो तभी यहाँ पे कुराबरी की एंट्री हो जाती है, जो कि इसे पकड़ के यहाँ पे मारने ही लगा था कि रोजी का फ़ोन कहाँ पे है। ये तो शुक्र है कि साकुन भी उसे देखने के लिए ही आया होता है। अब जैसे उसकी नज़र निशा पे पड़ती है तो एकदम हैरान कि तुम्हें क्या हुआ है। ये कहती है कि जाओ जाके रोजी का फ़ोन तो संभालो। शुक्र है कि रोजी का फ़ोन कुराबरी के हाथों नहीं लगा था। इन्हें तो अब यकीन हो जाता है कि हो ना हो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ तो है ही सही जिसे कि कुराबरी की तलाश है। और फाइनली इन्हें वो वाली वीडियो मिल जाती है जिसमें कि वो रोजी का कत्ल करने की कोशिश कर रहा था। उसने कैमरा ऑन कर दिया था और साइड पे ही जो रख दिया होता है। अब तो पक्का इन्होंने सोच लिया था कि हम कुराबरी को पुलिस के हवाले कर ही देंगे। इधर ही अब बिरकिन के साथ मिलके पैट अपने गांव पहुंच आई थी। इन लोगों ने तो उस गुंडे को भी पकड़ लिया था जो कि कब से कुराबरी के यहाँ काम कर रहा होता है, और एक और प्लानिंग भी करते हैं कि तुमने फिलहाल अपने बॉस को ये नहीं बताना है कि मैं किन के हाथों चढ़ चुका हूँ। जो हम तुम्हें करने के लिए कहते हैं बस तुमने वही करना है। मोम तो काफ़ी खुश हो रही होती हैं कि शुक्र है कि पैट को किन यहाँ पे लेके आ गया और उनके सामने इन्हें गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करना पड़ गया था। काफ़ी अच्छा सा इसका ख्याल भी रख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें कंपनी में ही इन्हें दिखाया जाता है। इसने अब जो रोजी को कत्ल किया था उसकी वीडियो के सामने एक्सपोज कर दी थी, और ये भी कहता है कि वो प्रोजेक्ट मेरा था जो कि इसने चुरा के मिस्टर तकाशी के सामने पेश किया था। सो इस तरह से इसे कोई हक नहीं बनता है कि ये कंपनी का CEO बने। अब जैसे ही सारे लोग इस पर गुस्सा करने लगते हैं तो ये फ़ौरन से ही वहाँ से भाग गया था, और फिर साइड पर ही आके काफ़ी ज़्यादा दुखी भी लग रहा होता है। इवन के अब तो इसके दिल में बदला लेने वाली आग और ज़्यादा बढ़ गई होती है कि किन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और इवन के पैट को भी। अगले ही दिन कंपनी में सारे लोग इसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, एक दूसरे के साथ फोटोज़ भी क्लिक करवाने लगे थे। अचानक ही पैट की नज़र पड़ती है कि कुराबरी किन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। वो फ़ौरन से उसे बचा लेती है। इन साहब ने उसी बंदे समेत जो कि इसका आदमी था एक गाड़ी को आग लगा दी होती है कि वो लोग समझेंगे कि शायद कुराबरी मर गया, और इस तरह से चुपके से ही जाके मैं उन सब पे अटैक कर दूंगा। वेल, अब फिर साकुन आके से बता देता है कि कैसे एक गाड़ी में लाश मिली है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि हो सकता है कि वो कुराबरी की होगी, मीन के हमारा दुश्मन हमारे रास्ते से हट चुका है। बैंकॉक में मॉम की भी एंट्री हो चुकी थी। उन्हें जैसे ही मालूम होता है कि किन कैसे उनकी बेटी पे कितना ज़्यादा जुल्म करता आया था, इवन के उसे यहाँ पे मेड बना के ही रख दे, वो उस पर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है कि ठीक है, माना तुम गाँव में रहते थे हमारे साथ, लेकिन हर दिन तुम्हें खुशी तो हम देते ही रहते थे, मीन के हम तुम्हारे खाने का ख्याल रखते थे, इवन के कपड़ों का भी, लेकिन मेरी बेटी के साथ तुमने बहुत ही बुरा सलूक किया। कोई इंसान ऐसा भला कैसे कर सकता है दूसरों के साथ। उन्होंने तो फ़ौरन से ही अब पैट को कह दिया था कि जाओ जाके अपना सामान लेके आओ। ये ज़रा तुम्हें यहाँ से जाने से रोके तो सही। अगर इसने हम पे कोई भी सू वगैरह करवाना है तो करवा सकता है, हमें किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। वो भी अपना सामान पैक करके आ गई थी। अब जैसे ही जा रही होती है उस वक्त इसको तो ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इवन के किन अब जो भी उस पास्ट में उसने पैट के साथ किया था उस बात को लेके बहुत ज़्यादा ही पछता रहा होता है कि काश मैं उसके साथ अच्छा सलूक कर लेता। वालों से फिर भी रोक नहीं पाता है। इधर साकुनी से घर छोड़ने के लिए आया था, और यहाँ पे मॉम तो बहुत ज़्यादा ड्रंक भी हो चुकी होती हैं। इनकी ये लवली सी फैमिली को देख के ना साकुन को अंदाज़ा हो गया था कि वो अब मुझे बात समझ आई है कि आखिर में किन इतना ज़्यादा तब्दील क्यों हो गए, क्योंकि गांव के लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार जो करते थे। माना कि वो तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करता आया है, लेकिन उसने कभी भी गाँव वालों का बुरा सोचा ही नहीं है, और इवन के ना ही तुम लोगों पर कभी केस वगैरह करने का। इधर बटलर अंकल नोट कर लेते हैं कि जैसे अभी अभी किन पैट को ही मिस कर रहा है, तो कह देते हैं कि अगर तुमने उसे कॉल करनी है तो कॉल करके पूछ लो कि क्या हाल चाल है। अचानक कि मिस्टर तकाशी इसे कॉल कर देते हैं कि मैं उस गांव को विजिट करने के लिए जाना चाहता हूं, तो ये भी उसके साथ जाने के लिए मान गया था। नेक्स्ट सीन में जैसे ही मिस्टर तकाशी को गांव लेके आता है तो यहाँ पे पैट देख के एकदम सरप्राइज। गाँव वाले समझ रहे थे कि ये हमारी ज़मीन है, हमसे छीनने के लिए आए हैं। वो फ़ौरन से डंडे वगैरह उठा के आ जाते हैं। अब ये उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इस गाँव में जो एक प्रोजेक्ट पे मिस्टर तकाशी काम करना चाहते हैं तो इसी वजह से ही हम लोग इधर आए हैं। ये तो अपने मिस्टर तकाशी की खिदमतें वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं कि चलो अच्छी बात है, ये हमारे गांव के लिए कोई अच्छा काम ही कर लेंगे। इसके बाद ही ये पैट से जैसे ही मिलने के लिए आता है तो वो समझ रही थी कि अच्छा तो तुम एक बहाने से यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए आए थे। वो कह देता है कि नहीं, मैं तो मिस्टर तकाशी के साथ ही इस गाँव को विज़िट करवाने के लिए आया हुआ हूँ। यहीं पर साकुन के साथ निशा की भी एंट्री हो जाती है। ये फिर से पैट से कोई बात तो करने के लिए आना चाहता था, लेकिन तभी ऊपर से मॉम आके उसे रोक देती हैं। उन्होंने तो अभी तक किन को माफ़
साफ किया ही नहीं था कि तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है चले जाओ। ये पूरे गांव को ही मिस्टर तकाशी को विजिट करवाता और यही कहने लगा था कि प्लीज़ आप इन लोगों की जो भी लैंड्स वगैरह हैं वो मत ले, हम जो भी प्रोजेक्ट शुरू करवाना चाहते हैं वो गांव वालों को नुकसान पहुंचाए बिना भी तो कर सकते हैं। इवन के नील डाउन हो के उनसे रिक्वेस्टें भी करने लगा था, लेकिन वो तो एक भी नहीं सुनने वाले होते कि जो पहले ही हम लोगों ने प्लान बना लिया बस वही ठीक है। अचानक ही कुराबरी ने इन सब पे अटैक कर दिया था और मिस्टर तकाशी को बचाने के चक्कर में ही पैट को तो गोली लग जाती है और कुराबरी साहब तो वहाँ से भाग गए थे। इसे फिर हॉस्पिटल में ही एडमिट करवा दिया गया था। बेचारा किन तो काफ़ी परेशान लग रहा होता है कि वो बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसने साकुन से कह दिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं पीछे से खुद ही उसका ख्याल रख लूँगा। सारी रात उसने इधर ही बिता दी थी। साकुन अगले दिन आके उसे उठाता है कि जाओ कुछ फ्रेश वगैरह हो जाओ। उसके जाते ही अब अचानक ही इसकी आँख खुल जाती है। अपने सामने साकुन को देख के समझती है कि शायद सारी रात यही मेरे पास ही बैठा रहा है, इसने ही मेरी केयर की है। इधर मिस्टर तकाशी ने फैसला कर लिया था कि मैं गांव वालों के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने इवन के मेरी जान को भी बचाने की काफ़ी कोशिश की है। अब जैसे ही साकुन इन सबको बताता है कि कैसे किन ने ना सिर्फ मिस्टर तकाशी को मनाया बल्कि सारी रात वो तो बैठ के पैट का ख्याल रखता रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि क्या सच में है। मिस्टर तकाशी के साथ फाइनली इन लोगों ने प्रोजेक्ट पे साइन वगैरह कर दिए होते हैं। साकुन इससे कहता है कि क्या तुम मुझे अब जवाब दे सकती हो कि मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी कि नहीं। वो मना कर देती है कि नहीं, हम दोनों फ्रेंड्स ही ठीक हैं। अब नेक्स्ट ही हमें किन को दिखाया जाता है जो कि पैट से कहने के लिए आया था कि माना कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया था, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैं अब हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ इस गांव में रहने के लिए भी तैयार हूँ। जैसे उसके क्लोज आके उसे किस करने की कोशिश करता है तो अचानक ही पैट की आँख खुल जाती है, क्योंकि ये तो वो सपना देख रही थी। इधर ही हंसा और लुकिन इन साहब से मिलने के लिए आए होते हैं। वो जानना चाहते थे कि क्या तुम भी हमारी बहन से प्यार करते हो कि नहीं, या बस ऐसे ही खामखामी उस बेचारी को रुलाने की कोशिश कर रहे हो। ये कह देता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब चूंकि वो खुद भी मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है तो मैं इस बारे में क्या ही कह सकता हूँ। अपना जवाब पाने के बाद ये लोग तो वहाँ से चले ही गए थे। कुराबरी ने मौका मिलते ही किन पे अटैक कर दिया था और बटलर अंकल जैसे ही उनकी हेल्प कर रहे होते हैं अचानक ही एक गोली उन्हें लग जाती है, जिसकी वजह से कि उनकी डेथ हो गई थी। किन बेचारे को तो बहुत ही ज़्यादा गम लग गया होता है कि एक दुनिया में वाहिद वही तो थे जो मुझे समझने वाले थे। और देखो बटलर अंकल भी मेरी जान बचाते बचाते यहाँ से चले गए हैं। जैसे ही पैट को मालूम हुआ था कि बटलर अंकल इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो फ़ौरन से उनकी फ्यूनरल में आ जाती है और तभी उसकी मुलाकात किन से भी हो गई थी। उसे कंसोल करने की भी कोशिश करती है कि जाने वालों ने तो जाना होता है ना, तो इसलिए अगर तुम यहाँ पे रोना चाहते हो तो खुल के रो सकते हो, मुझसे अपने सारे दुख दर्द शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। चलो माना कि हम दोनों के बीच कोई और रिलेशनशिप नहीं है, हम दोनों चलो फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं। इसको जाते हुए देख के निशा कह देती है कि चलो मैं ही तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। अब अचानक ही कुराबरी ने निशा और पैट दोनों को ही किडनैप कर लिया होता और इन्हें एक जगह पे बांधने के बाद वहाँ से चला गया था। इसके जैसे ही आँख खुलती है तो खुद को यहाँ से निकालने की भरपूर कोशिश करने लगी थी। ये तो शुक्र है कि उस वक्त इन लोगों को जाते हुए तब फिर किन की नज़र पड़ गई थी। इसने तो फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दी थी। हर हाल में बस उन्हें ढूंढने के लिए जाना चाहता था। इधर ही पैट कह देती है कि देखो निशा को जाने दो, मुझे पता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इसलिए बस अगर तुम मुझे यहाँ से लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो, बस निशा को कुछ नहीं होना चाहिए। सो इस तरह से कुराबरी ने निशा को छोड़ दिया था। ये जैसे ही वापस आती है तो सारी बात का यहाँ पे किन को बता देती है। अब उसे तो समझ आ गई थी कि ज़रूर वो पैट को उसके गाँव ही लेके गया होगा। सो इसलिए पुलिस को भी कह देता है कि चलो अब हमें वहीं पर ही जाके उनको पकड़ना चाहिए। रात को गाँव में पहुँच आया था और बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहा होता है। ये तो इन्हें बिल्कुल उसी प्रोजेक्ट वाली साइट पे ही लेके आ गया था और इनको जाते हुए एक बंदे को तो काफ़ी अजीब सा फील होता है। उसने इनकी पिक्चर्स क्लिक कर दी थी। अब जैसे ही वो पिक्चर्स ये देखती हैं तो हैरान कि वाओ, इसका मतलब है कि हम सच थे कि वो इस लेके बिल्कुल इस गाँव में ही आया हुआ है। बस फिर क्या था, उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब इससे पहले कि वो कोई भी पैट को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता, ये लोग एंड टाइम पर वहाँ पर पहुँच आए होते हैं। इवन के वो तो इसकी हेल्प भी कर देता है। ये सब कुछ देखते हुए पैट को काफ़ी अच्छा फील होता है। अब फिर इसने कोई और भी बात उससे नहीं की थी तो फाइनली वो अब गांव को छोड़ के वहाँ से जाने ही लगा था। सीधा ही आता है कुराबरी से मिलने के लिए कि मैं हमेशा ही तुम्हें अपना भाई समझता रहा हूँ, मैंने आज तक तुम्हारे बारे में ना कभी बुरा सोचा है और ना ही कभी बुरा चाहा है, सो इसलिए अब जेल में ही सड़ो मरो, मेरा आज
ज़ाहिर से तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है, ये कहता हुआ वो तो वहाँ से चला ही गया था। इधर निशा और किन की शादी की जैसे ही न्यूज़ फैलती है तो ये सब कुछ देख के पैट तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। इवन कि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, जाहिर सी बात है, भला बंदा अपने लवर को किसी और के साथ कैसे देख सकता है। बहुत सोचने समझने के बाद हंसा ने अपने दिल की बात लुकिन से शेयर कर दी थी कि मैं तो ऑलरेडी तुम्हें पसंद करती आई हूँ, सो क्या तुम्हारे दिल में मुझे लेके फीलिंग्स हैं? तो वो भी हाँ कह देता है और ये दोनों भी अब से कपल बन चुके होते हैं। शादी वाले दिन ही किन ने सारे मेहमानों से एक्सक्यूज़ कर लिया था कि ये शादी नहीं होने वाली है, सो आप लोग बराए मेहरबानी यहाँ से जा सकते हो। अब जो भी इसे निशा ने लेटर दिया होता है वो जाके ही इसे थमा देता है। साकुन को वो पढ़ने के बाद एहसास हो जाता है कि वाकई में निशा इसके साथ रहते हुए अब इसे पसंद करने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि अब दो लवर्स एक दूसरे से सेपरेट हों, सो इसलिए उसने सोच लिया था और फिर किन से भी कह दिया था कि तुम अपने प्यार को ढूंढने के लिए गांव जाना चाहते हो तो जा सकते हो। वेल फिलहाल तो ये निशा को ढूंढता हुआ फ़ौरन से उसके पास आता है और दोनों ने एक दूसरे से अपने लव की कन्फेशन कर दी होती है। फाइनली इनका कपल भी एक हो ही गया। इधर डैड भी मॉम से कह रहे होते हैं कि देखो मैं सारी ज़िंदगी हमेशा से तुम्हारा ख्याल रखूँगा और इवन कि मैंने तुम्हारे साथ रहने का बहुत वेट किया है। तुम्हारी 2 शादियाँ हुई, एक से तो लुकिन पैदा हुआ और दूसरे से पैट। मानता हूँ कि तुम दोनों ही अपने बच्चों से लव करती आई हो, लेकिन मैं भी तो हमेशा सिंगल रहा हूँ ना, कि कभी ना कभी तो तुम मुझे चांस दोगी। सो प्लीज़ क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए मानोगी कि नहीं? अब जैसे ही मॉम हाँ करती हैं तो इस बात से तो पूरा गाँव ही खुशियाँ मनाने लगा था और ये दोनों भी फाइनली एक हो ही चुके होते हैं। इसके बाद ही नेक्स्ट हमें किन को दिखाया जाता है जो कि पैट से माफ़ी मांगने के लिए आ गया था। वो जैसे इसके क्लोज आता है ये फ़ौरन से उसे धक्का दे देती है कि तुम्हारी शादी तो निशा से हो गई थी ना, तो अब यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? वो कह देता है कि नहीं नहीं, मेरी शादी निशा से नहीं हुई है, बल्कि वो तो साकुन को पसंद करने लगी थी। वेल अब जो भी पास्ट में इसने उसके साथ बुरा सलूक किया था उसके लिए माफ़ी मांग लेता है। इवन कि मॉम के पास भी आता है कि माना कि मैंने गलती की थी, बदले के तौर पे ही पैट को अपने साथ लेके गया था, लेकिन मैंने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा और ना ही गाँव वालों का। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। खैर मॉम भी उसे माफ़ कर ही देती हैं कि आखिर को वो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट जो कर रहा होता है। तभी ऊपर से निशा और साकुन की भी एंट्री हो चुकी थी जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इवन के पैट से भी कह रहे होते हैं कि तुम भी अब किन की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो। किन तो अब इसे बैक हग भी कर लेता है कि प्लीज़ अब जो भी गुस्सा है वो सारा ख़त्म कर दो ना, अब अपनी नाराज़गी भी ख़त्म कर लो। मैं हमेशा हमेशा ही तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। नेक्स्ट टाइम तुम्हें मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। और इवन कि अब ना ही मैं तुम्हारे सामने टोनम बन के आया हूँ और ना ही वो डेविल सा किन, बल्कि जो मैं हूँ वो अभी तुम्हारे सामने ही खड़ा हुआ हूँ। सो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? वो भी अब फ़ौरन से उसे किस कर लेती है। इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज़ आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।